आज मैं आपके लिए पेड बैच का ये वीडियो फ्री में केवल इसलिए लेकर आया हूं कि इस वीडियो को देखकर आप ये एनालाइज कर पाएं कि आपको आने वाले रीजनिंग फाउंडेशन बैच में किस लेवल का कंटेंट मिलेगा। इस वीडियो के लिए आपको कोई पैसा तो देना नहीं है, तो बस मेरी इतनी ही रिक्वेस्ट है कि एक बार इस वीडियो को पेशेंस के साथ पूरा देख लीजिएगा। हेलो डियर स्टूडेंट्स, तो आज रीजनिंग फाउंडेशन बैच का आपका पहला वीडियो मैं लेकर आया हूं और आज का जो टॉपिक है वो बड़ा ही इंपॉर्टेंट है, जहां से हर कॉम्पिटिटिव एग्जाम के अंदर क्वेश्चन आता है। मैं बात कर रहा हूं इनइक्वालिटी की। तो सबसे पहले बच्चों हम बेसिक से पढ़ना स्टार्ट करेंगे और जैसे जैसे आगे बढ़ते जाएंगे क्वेश्चंस के लेवल भी बढ़ते जाएंगे और कहीं ना कहीं कंसेप्ट का भी लेवल बढ़ता रहेगा। पर साथ ही साथ बच्चों मैं ये भी कहना चाहूंगा आपको कि किसी भी पर्टिकुलर चैप्टर को जब आप पढ़ रहे हैं तो सबसे पहले ना बिल्कुल बेसिक कंसेप्ट का पता होना जरूरी है, क्योंकि आजकल एग्जामिनर बेसिक कंसेप्ट के बेस पे भी एग्जाम में क्वेश्चन पूछता है। अब जैसे मैं यदि बात कर रहा हूं इनइक्वालिटी की, तो बच्चों इनइक्वालिटी का यूज कहां होता है, इनइक्वालिटी साइंस का यूज कहां होता है। जैसे मान लीजिएगा मैंने कहा यहां पर मैंने आपके सामने एक नंबर लिखा और वो नंबर क्या लिखा, मैंने लिखा 23 और साथ ही साथ एक नंबर लिखा 18। इसी प्रकार मैंने एक और नंबर लिया, मैंने लिया बच्चों 25 और एक नंबर लिया मैंने 46। फिर तीसरी बार मैंने एक नंबर लिया 19 और एक और लिया मैंने 19। अब मैं आपको कहूं कि आपके पास ना नंबर्स के ना 3 पेयर दिए हुए हैं, तो इनको आप कंपेयर करें। तो जब मैं कहूं कि 23 और 18 को, इन दोनों को जब आपस में मैं कंपेयर करता हूं तो आप क्या कहेंगे, 23 इज ग्रेटर देन 18। 23 जो है ना वो 18 से क्या है, बड़ा है। ठीक है बच्चों। वहीं पर जब मैं 25 को 46 से कंपेयर कर रहा हूं तो आप क्या कहेंगे, 25 इज लेस देन 46। 25 जो है ना वो 46 से क्या है, कम है। ठीक है। अब 19 और 19 को जब आप कंपेयर कर रहे हैं तो आप क्या कहेंगे, ये दोनों नंबर क्या है, इक्वल है, यानी ये दोनों संख्याएं आपस में क्या है, बराबर हैं। तो आप इनको कुछ इस तरीके से दिखाओगे, यानी यहां पर आपने क्या है, इनइक्वालिटी साइंस का यूज किया है। ये क्या होते हैं आपके, इनइक्वालिटी साइंस। अब ये इनइक्वालिटी साइंस जो होते हैं ना वो अलग अलग होते हैं। अलग अलग कैसे होते हैं बच्चों, एक साइन आपका ये यूज होता है, एक साइन आपका ये वाला यूज होता है, एक साइन ये यूज होता है, एक साइन आपका ये होता है, अब एक साइन आपका ये होता है और एक साइन आपका ये होता है। अब ये साइंस होते क्या हैं, अब इनके बारे में हम पढ़ते हैं, ये चिन्ह हैं क्या। बच्चों देखिएगा, सबसे पहले यदि मैं बात करता हूं कि जब भी आपका ना ये वाला साइन है, ये साइन किसका होता है, ग्रेटर देन का, यानी बड़े का। ठीक है ना। जैसे मैं दो एलिमेंट को कंपेयर कर रहा हूं, ए और बी को, और मैं कह रहा हूं कि ए इज ग्रेटर देन बी, ए बी से बड़ा है, तो आप इस तरीके से उसको क्या करेंगे, रिप्रेजेंट करेंगे। अब अगला क्वेश्चन उठता है बच्चों, ये वाला साइन किस चीज का है, तो ये साइन जो है ना वो आपका किसका है, लेस देन का, छोटे का। यानी मैं कहूं कि a इज लेस देन b, a b से छोटा है, तो आप उसको ना इस तरीके से क्या करेंगे, रिप्रेजेंट करेंगे। अब नेक्स्ट आता है बच्चों, यहां पर ये वाला साइन जो है ना वो आपका किसका साइन है, इक्वल टू का साइन है, यानी कि बराबर का। जब मैं कह रहा हूं a इज इक्वल टू b, a b के बराबर है, तो आप उसको कुछ इस तरीके से क्या है, रिप्रेजेंट करेंगे। अब नेक्स्ट आता है बच्चों, ये आपका साइन किस चीज का है, ग्रेटर देन और इक्वल का। ठीक है ना, बड़ा या बराबर का। जब मैं कह रहा हूं कि a इज ग्रेटर देन और इक्वल टू b, यानी a या तो b से बड़ा है या उसके बराबर है, यानी वो बड़ा भी हो सकता है और बराबर भी हो सकता है, तो उस केस में हम कुछ इस तरीके से क्या है, रिप्रेजेंट करेंगे। फिर वहीं पर पॉइंट आता है बच्चों, ये वाला जो साइन होता है वो साइन किस चीज का है, लेस देन और इक्वल टू का, यानी छोटा या बराबर का। जब मैं कह रहा हूं a इज लेस देन b और इक्वल टू b, a या तो b से छोटा है या उसके बराबर है, यानी इन दोनों में से कुछ भी हो सकता है, तो उस केस में हम क्या है, इन दोनों को आपस में इस तरीके से रिप्रेजेंट करेंगे। लास्ट आता है आपका जो नेगेटिव सिंबल है बच्चों, यानी नॉट इक्वल टू का साइन, बराबर नहीं है। जब कोई दो एलिमेंट ऐसे हैं जो आपस में बराबर नहीं है, इक्वल नहीं है, तो आप उसको ना इस तरीके से भी क्या है, रिप्रेजेंट कर सकते हो। अब ये बच्चों मैंने आपको ना बताया है किनके बारे में, इनइक्वालिटी साइंस के बारे में, असमानता के चिन्ह के बारे में। अब मैं वो बात क्यों कह रहा था कि एग्जामिनर बेसिक कंसेप्ट के बेस पे भी एग्जाम में क्वेश्चन पूछ सकता है, तो अभी हाल फिलहाल एसएससी एग्जाम में 2025 में एक क्वेश्चन आया जहां पर कहा गया, सिलेक्ट द ऑप्शन दैट डज नॉट बिलोंग टू द सेम कैटेगरी एज द अदर्स। उस विकल्प का चयन करें जो अन्य विकल्पों के समान श्रेणी में नहीं आता है। तो आपने अभी अभी पढ़ा, तो आपके मन में क्या आएगा, सर ये तीनों के तीनों साइन जो है ना, इनमें एक सिमिलरिटी बन रही है, एक समानता बन रही है। वो क्या, कि ये तीनों के तीनों क्या है, इनइक्वालिटी साइंस है, यानी असमानता के क्या है,
चिन्ह है, तो ऑटोमेटिकली जो आपका डिफरेंट होगा ना वो क्या होगा, परसेंटेज होगा। इसलिए मैं कहता हूं बच्चों हर छोटा कंसेप्ट हर चैप्टर का आपके लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि एग्जामिनर किस टाइप से कैसे आपको सामने क्वेश्चन रख दे उसका कोई भरोसा नहीं है, तो आपको उसी के अकॉर्डिंग क्या है तैयारी करके चलनी है। अब बच्चों सबसे पहली बात आती है, कई बार एग्जाम के अंदर स्टेटमेंट के आधार पर भी क्वेश्चन आते हैं इनइक्वालिटी के अंदर, चैप्टर के अंदर, यानी कथनों के आधार पर। तो सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा कुछ पॉजिटिव स्टेटमेंट्स के बारे में, सकारात्मक कथनों के बारे में। यानी जब भी आपके सामने वो स्टेटमेंट होती है तो उसका मतलब क्या होता है, उसका अनुमान क्या निकलेगा, उसका कंक्लूजन क्या निकलेगा, वो आपको क्या है जानना जरूरी है। जैसे यहां पर सबसे पहले आपके सामने स्टेटमेंट आते हैं, और स्टेटमेंट क्या है, ए इज ग्रेटर देन बी, ए बी से बड़ा है। ठीक है ना, जब सीधा सीधा आपको आपके सामने स्टेटमेंट है ए इज ग्रेटर देन बी, ए बी से बड़ा है, तो इसका मतलब आपने क्या कंक्लूड किया, उससे क्या इन्फ्रेंस निकला कि ए जो है ना वो बी से बड़ा है। ठीक है ना, बड़ा ही सिंपल है। फिर अगला है ए इज स्मॉलर देन बी, ए बी से छोटा है। अब ए बी से छोटा है तो आप कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, उसका कंक्लूजन क्या निकला कि ए बी से छोटा है, आप इस तरीके से क्या है रिप्रेजेंट करेंगे। फिर अगला कह रहा है ए इज इक्वल टू बी, ए बी के बराबर है। अब ए बी के बराबर है यानी इक्वल है, तो आप उसको कुछ इस तरीके से क्या है रिप्रेजेंट करेंगे। अगला पॉइंट आता है ए इज आइदर ग्रेटर देन और इक्वल टू बी, ए या तो बी से बड़ा है या बराबर है। अब ए या तो बी से बड़ा होगा या उसके बराबर होगा, तो आपको किस तरीके से रिप्रेजेंट करोगे, ग्रेटर देन और इक्वल टू के साइन से, यानी ए बी से या तो बड़ा है या उसके बराबर है। अगला है ए इज आइदर स्मॉलर देन और इक्वल टू बी, ए या तो बी से छोटा है या क्या है बराबर है। तो बच्चों उसको रिप्रेजेंट करेंगे आप कुछ इस तरीके से। अब बच्चों यहां से ना आपने कुछ चीजें सीखी, वो बात तो ठीक है, पर मैं आपको ना एक मेन पॉइंट बताता हूं बच्चों। मान लीजिएगा कि आप कोई भी दो एलिमेंट्स को क्या है कंपेयर कर रहे हैं, और वो दो एलिमेंट आपने क्या लिया, उसमें आपने ना जो दो एलिमेंट लिए हैं उसमें एक एलिमेंट आपने ए लिया है और एक आपने क्या लिया है, बी लिया है। मुझे ना इन दोनों का कंपैरिजन करना है, ठीक है ना। अब जब इन दोनों एलिमेंट को आप कंपेयर कर रहे हो तो यहां से आपके मन में ना क्या सवाल उठेगा कि केवल तीन पॉसिबिलिटी हैं जो हो सकती है, और वो तीन पॉसिबिलिटी क्या है बच्चों, या तो ए बी से क्या होगा, बड़ा होगा, ठीक है, या ए बी से क्या होगा तो आप कहेंगे छोटा होगा, या फिर एक पॉसिबिलिटी क्या निकलती है कि ए बी के बराबर होगा। यानी इन तीनों के अलावा तो कोई पॉसिबिलिटी नहीं बनती ना बच्चों। यानी जब भी आप दो चीजों को कंपेयर कर रहे हैं तो उनमें क्या है, जब मान लीजिएगा जैसे ए और बी को कंपेयर कर रहे हैं तो केवल ये तीन पॉसिबिलिटी निकल कर आती हैं, क्या, या तो ए बी से बड़ा होगा, या ए बी से छोटा होगा, या ए बी के क्या है बराबर होगा। अब ये इंपॉर्टेंट क्यों है बच्चों, नेगेटिव स्टेटमेंट के लिए इंपॉर्टेंट है। जैसे यहां पर बच्चों अगली आती है नेगेटिव स्टेटमेंट्स, नकारात्मक कथन, जो एग्जामिनर कई बार उसके बेस पे क्वेश्चन आपसे पूछ लेता है, और मैं दिखाऊंगा कि कैसे अभी हाल फिलहाल के एग्जाम में एग्जामिनर ने इसी पैटर्न पे क्या क्वेश्चन भी पूछा है। जैसे यहां पर कहा गया है बच्चों, स्टेटमेंट है ए इज नाइदर स्मॉलर देन नॉर इक्वल टू बी, ए ना तो बी से छोटा है और ना ही बराबर है। अब बच्चों यहां पर एक बात देखिएगा, पहली स्टेटमेंट क्या कह रही है, यहां पर कह रही है कि ए जो है ना तो बी से क्या है, यहां पर कहा ए इज नाइदर स्मॉलर देन नॉर इक्वल टू बी, ए ना तो बी से छोटा है, यानी जो ए है ना वो बी से भी छोटा नहीं है, ठीक है ना, और ए बी के बराबर भी नहीं है। तो इसका मतलब एक ही बात बची कि ए जो है ना वो बी से क्या होगा, बड़ा होगा। तो आप कहेंगे यस सर यही हुआ। तो इसका मतलब यहां से इन्फ्रेंस क्या निकला कि जब ए बी से ना तो छोटा है ना ही उसके बराबर है, तो ए डेफिनेटली बी से क्या होगा, बड़ा ही होगा। अगला आता है ए इज नाइदर ग्रेटर देन नॉर इक्वल टू बी, ए ना तो बी से बड़ा है और ना ही बराबर है। अब एक बात देखिएगा बच्चों, ए ना तो बी से क्या है, बड़ा है, और ना ही ए बी के बराबर है, तो इसका मतलब एक ही बात हमारे पास बची कि ए बी से क्या होगा, छोटा होगा। तो हम कहेंगे यहां से हमने क्या कंक्लूड किया कि ए जो है ना वो बी से क्या बनेगा, आपका छोटा ही बनेगा। अब अगला पॉइंट देखिएगा बच्चों, अगला कह रहा है ए इज नाइदर स्मॉलर देन नॉर ग्रेटर देन बी, ए ना तो बी से छोटा है और ना ही बड़ा है। अब बच्चों यहां पर देखिएगा, जब एक बात कही गई है, और वो बात क्या कही गई है कि जो आपका ए है ना वो ना तो बी से बड़ा है और ना ही बी से क्या है, छोटा है, तो इसका मतलब फिर तो एक ही पॉसिबिलिटी बची, और वो क्या कि ए बी के क्या होगा, बराबर होगा। तो यानी यहां से हमने क्या कंक्लूड किया, यहां से कंक्लूड किया कि ए जो है ना वो बी के क्या होगा, बराबर होगा, यानी कि इक्वल होगा। नेक्स्ट कह रहा है ए इज नॉट स्मॉलर देन बी,
ए बी से छोटा नहीं है। अब ये इंपॉर्टेंट है बच्चों। अब देखो जब मैं कह रहा हूं कि ए बी से छोटा नहीं है तो इसका मतलब बाकी दोनों बात सही हो सकती हैं। वो क्या कि ए बी से बड़ा भी हो सकता है और ए बी के क्या है बराबर भी हो सकता है। अब जब आपने अभी अभी पढ़ा है कि जब ये बात होती है कि ए इज आइदर ग्रेटर देन और इक्वल टू बी, ए या तो बी से बड़ा है या उसके बराबर है, तो उसको हम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, हम कुछ इस तरीके से रिप्रेजेंट करेंगे। तो यानी इस वाली नेगेटिव स्टेटमेंट का मतलब क्या हुआ, जब ये कहा कि ए इज नॉट स्मॉलर देन बी, ए बी से छोटा नहीं है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि या तो ए बी से बड़ा होगा या उसके बराबर होगा। अगला है ए इज नॉट ग्रेटर देन बी। अब कहा है कि ए जो है ना वो बी से बड़ा नहीं है। अब एक बात बताओ बच्चों, जब ये कह दिया है कि ए बी से बड़ा नहीं है, ठीक है ना, तो अब क्या है, दो पॉसिबिलिटी बच जाती हैं कि या तो ए बी से छोटा होगा या ए बी के क्या होगा बराबर होगा। तो उसके लिए आप क्या करेंगे बच्चों, आप कहेंगे ए इज आइदर लेस देन बी और इक्वल टू बी, या तो ए बी से छोटा है या उसके क्या है बराबर है। अब लास्ट आता है ए इज नॉट इक्वल टू बी, ए बी के बराबर नहीं है। अब यहां पर कह रहा है कि ए जो है ना वो बी के बराबर नहीं है, तो फिर दो पॉसिबिलिटी बच जाती हैं, क्या, या तो ए बी से बड़ा होगा या ए बी से क्या होगा छोटा होगा। तो ये वाला भी बड़ा आपके लिए क्या है बच्चों इंपॉर्टेंट है। तो यहां पर आप कुछ ऐसे कहेंगे कि या तो ए बी से क्या है बड़ा है या ए बी से क्या होगा छोटा होगा। तो बच्चों सबसे पहले स्टेटमेंट्स को समझना जरूरी था, वो सारी स्टेटमेंट आपको समझ में आ गई है। अब इसके बेस पे हाल फिलहाल में एग्जामिनर ने कैसा क्वेश्चन पूछा वो आपके सामने है। अभी एसएससी सीपीओ एग्जाम में एक क्वेश्चन आया था, यहां पर कहा है गिवन $m मींस m इज नॉट ग्रेटर देन और इक्वल टू n, व्हाट कैन बी कंक्लूडेड। यदि $n का अर्थ है mn से बड़ा या बराबर नहीं है, तो इससे क्या निष्कर्ष निकाला जा सकता है। तो यहां पर स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग क्या बात हो रही है कि mn से क्या नहीं है बड़ा नहीं है, ठीक है ना, और ना ही mn के क्या है इक्वल है, ठीक है ना। ये दोनों बात क्या है गलत है। तो इसका मतलब केवल एक ही बात हमारे पास बची कि m इज लेस देन n, यानी इसका मतलब क्या हुआ, जब ये दोनों बात क्या है वो कह रहा है कि ना तो mn से बड़ा है और ना ही mn के बराबर है, तो इसका मतलब एक ही पॉइंट बचता है कि mn से क्या होगा छोटा होगा, जो हमें ऑप्शन ए में दिया है। अब इस टाइप के और क्वेश्चन देखिएगा बच्चों, जैसे यहां पर कहा a#b मींस a इज नॉट लेस देन b, a#b का अर्थ है ए बी से छोटा नहीं है। यहां पर कहा गया देखो बच्चों, या तो ए बी से बड़ा होगा या ए बी के बराबर होगा या ए बी से क्या होगा छोटा होगा। अब यहां पर क्या कहा गया है कि ए इज नॉट लेस देन बी, ए बी से छोटा नहीं है, ठीक है ना बच्चों। तो इसका मतलब क्या होगा, या तो ए बी के बराबर होगा या ए बी से क्या होगा बड़ा होगा। तो यानी मैं यदि प्रैक्टिकली कहूं तो उसको कैसे रिप्रेजेंट करूंगा, मैं कहूंगा ए इज आइदर ग्रेटर देन और इक्वल टू बी, ए या तो बी से बड़ा है या उसके बराबर है। और ये हमें किस ऑप्शन में दिया है, ऑप्शन बी में। तो राइट आंसर आपका ये बन गया। अब नेक्स्ट आता है, जैसे यहां पर कहा गया है L एंड M का अर्थ है L ना तो M से कम है और ना ही M के बराबर है। L एंड M मींस L इज नाइदर लेस देन नॉर इक्वल टू M। अब यहां पर कहा गया है कि N जो है ना, L जो है वो N से छोटा नहीं है और ना ही L N के क्या है बराबर है, या फिर क्या हो सकता है, तो एक ही पॉसिबिलिटी L N से बड़ा होगा। जब ये कह दिया है कि L N से छोटा नहीं है, कम नहीं है और ना ही L N के बराबर है, तो एक ही बात बची L N से क्या होगा बड़ा होगा। और ये हमें किस ऑप्शन में दिया गया है, अच्छा M है आपका, तो इसको मैं M कर लेता हूं, ये क्या है बच्चों M है आपका, ठीक है ना। तो इसका मतलब क्या हुआ, L M के क्या होगा आपका बड़ा होगा, जो ऑप्शन सी में दिया है। अब नेक्स्ट पॉइंट आता है बच्चों, अगला क्वेश्चन देखिएगा, यहां पर कहा गया है x y के बराबर नहीं है। जब ये वाली बात कह दी गई है x इज नॉट इक्वल टू y, तो देखो बच्चों आप जानते हैं या तो x y से बड़ा होगा या x y से छोटा होगा या x y के क्या होगा बराबर होगा। अब यहां पर क्लियरली कह दिया गया है कि x y के बराबर नहीं है, ये हमें दिया गया है, तो इसका मतलब x y से छोटा भी हो सकता है या x y से क्या है बड़ा भी हो सकता है। यानी ये दोनों हमारे पॉसिबल आंसर हैं, पर ये दोनों एक साथ बातें सही नहीं हो सकती, ये बात आप भी मानते हैं। यानी आप क्या कहेंगे, या तो x y से बड़ा होगा या x y से क्या
होगा, छोटा होगा। ठीक है ना बच्चों, तो ना तो आपका आंसर ऑप्शन ए बनेगा, ना ही आंसर ऑप्शन बी बनेगा, आपका आंसर बनेगा ऑप्शन सी, क्योंकि इन दोनों में से कोई एक बात सही जरूर होगी। क्लियर है पॉइंट बच्चों। अब देखिए, अब ये देखते हैं कि ये तो सर आपने बेसिक कंसेप्ट के बेस पर जो एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं उनकी आपने जानकारी दे दी, पर एक्चुअल लेवल के क्वेश्चन क्या आते हैं एग्जाम में, अब उस पर थोड़ा सा फोकस हम करते हैं। जैसे ये क्वेश्चन है आपका अभी हाल फिलहाल एसएससी सीजीएल एग्जाम में आया था। यहां पर आपको कुछ स्टेटमेंट्स दी गई हैं, फिर आपको दो कंक्लूजन दिए गए हैं। अब आपको बताना है कि दी गई स्टेटमेंट के आधार पर इन दोनों में से कौन से कंक्लूजन सही होंगे, यानी दिए गए कथनों के आधार पर इन दोनों में से कौन से निष्कर्ष सही होंगे, ये आपको क्या है फाइंड आउट करना है, ये आपको ज्ञात करना है। अब प्यारे बच्चों देखिएगा, मैं इसको ना पहले बेसिक मेथड से बताता हूं, फिर शॉर्ट ट्रिक भी आपको बताऊंगा। पहले ना कंसेप्ट को मैं क्लियर करता हूं बारीकी के साथ, ध्यान दीजिएगा। जब यहां पर कहा गया है कि a इज लेस देन o, ठीक है ना, जो a है ना वो o से क्या है, छोटा है। a जो है ना वो o से क्या है, आपका छोटा है। यानी बच्चों इसको प्रैक्टिकली आप ये भी लिख सकते हैं कि O जो है ना वो A से क्या है, बड़ा है। मान गए बात, तो आपने कहा यस सर, ठीक है। अब यहां पर मैं आता हूं, तो बच्चों थोड़ा सा इस पॉइंट पर ध्यान दीजिएगा। जब यहां पर कहा गया है कि A इज लेस देन O, तो बच्चों यहां पर एक बात देखना, A और O के बीच में जो हमें रिलेशन दिया गया है वो रिलेशन है क्या, पहले उस बात को समझना। तो हमें दिया गया है A इज लेस देन और इक्वल टू T विच इज लेस देन D विच इज ग्रेटर देन और इक्वल टू O। A T से या तो छोटा है या उसके बराबर है, और T D से छोटा है, और D जो है ना वो O से बड़ा है या उसके बराबर है। क्लियर है पॉइंट, तो आप कहेंगे क्लियर है सर। अब इसमें एक बात को ना थोड़ा सा समझने की कोशिश कीजिएगा। जब हम चेक करें क्या A O से छोटा है, तो पहली बात जब मैं पहली इन दोनों को कंपेयर कर रहा हूं तो यहां से हमें क्या पता लगता है, तो यहां से दो हमारे सिनेरियो बनते हैं क्या, या तो A हमारा जो है ना वो T से क्या होगा, छोटा होगा, या जो A है ना वो T के क्या होगा, बराबर होगा। तो आप समझ गए कि दो सिनेरियो बन रहे हैं। तो आपने कहा हां सर दो पॉसिबिलिटी बन रही है। अब अगला देखिएगा बच्चों, अब आप जानते हैं कि T जो है ना वो D से छोटा है, T जो है ना वो D से छोटा है। अब एक सिंपल सी बताओ, यदि A T से छोटा है और T D से छोटा है, तो यहां से ये बात तो 100% कंफर्म हो गई क्या, कि A जो है ना वो D से भी क्या होगा, छोटा ही होगा। क्लियर है, तो आप कहेंगे यस सर। जब A T से छोटा है और T D से छोटा है, तो ऑटोमेटिकली A किससे छोटा होगा, D से। वहीं पर यदि मैं कहूं दूसरे सिनेरियो में A तो T के बराबर था और T D से छोटा है, अब A और T आपस में बराबर हैं और T D से छोटा है, तो डेफिनेटली A भी क्या होगा, D से छोटा ही होगा। तो आप कहेंगे यस सर, ठीक है। अब ये देखो दोनों बात एक जैसी आ चुकी हैं बच्चों, दोनों बात एक जैसी आ चुकी हैं। अब जब बात आती है कि D जो है ना, अब यहां से D जो है ना O से या तो बड़ा है या उसके बराबर है, तो दो बात होती है कि D या तो O से बड़ा होगा या D जो है ना वो O के क्या होगा, बराबर होगा। तो आप कहेंगे यस सर। अब बच्चों मैं यहां पर पहले वाले केस के अंदर लेता हूं, मेरी बात को ध्यान से समझना। मैं मान लेता हूं कि D जो है ना वो O से बड़ा है, तो यहां से आप क्या कहेंगे, आपका ना ये वाला बात बन गई कि A जो है ना वो D से छोटा है और D जो है ना वो O से बड़ा है। तो इससे एक बात कंफर्म हो चुकी है कि A और O ये दोनों जो है ना वो D से छोटे हैं। पर इससे एक बात बताओ, आप क्या इन दोनों के बीच रिलेशन एस्टेब्लिश कर सकते हो? तो आप कहोगे नो सर, क्योंकि हम इन दोनों के बीच का रिलेशन यहां से एस्टेब्लिश नहीं कर सकते, क्योंकि यहां पर क्या है, D जो है ना इन दोनों से बड़ा है, तो A और आप O का आपस में कोई डायरेक्ट रिलेशन नहीं दिया, तो यहां से हम क्या है, रिलेशन एस्टेब्लिश करने में कामयाब नहीं हुए। क्लियर है पॉइंट। वहीं पर अब मैं दूसरा सिनेरियो कहता हूं कि D O के बराबर है, तो D को मैंने O के बराबर रखा। अब देखो बच्चों, A तो D से आपका छोटा था और D O के बराबर है, तो यहां से एक बात कंक्लूड हो गई कि A जो है ना वो आपका O से भी छोटा होगा। तो यहां पर कुछ बच्चों के मन में ना एक डाउट आएगा, वो डाउट क्या आएगा, तो सर इसका मतलब ये वाला कंक्लूजन सही हो गया। नहीं प्यारे बच्चों, ये वाला कंक्लूजन अब भी क्या है, गलत है। अब आप कहेंगे सर गलत क्यों है? क्योंकि प्यारे बच्चों कंक्लूजन वही सही होता है जो 100% सही होता है। यहां तो आपके सामने दो पॉसिबिलिटी आ रही हैं, यहां आपके सामने क्या है, दो पॉसिबिलिटी आ रही हैं। इस वाले केस के आधार पर आप ये डेफिनेटली कह नहीं सकते कि A O से छोटा होगा, पर इस केस के आधार पर कह सकते हैं। कंक्लूजन हरदम वही सही होता है जो 100% सही होता है। तो यहां पर आपके सामने दो केस थे, तो यहां पर दोनों केस में आप क्या कहेंगे, 50-50 है, ठीक है ना।
यानी कंफर्म नहीं कह सकते कि वो ए ओ से डेफिनेटली छोटा है, तो कंक्लूजन वही मानना होगा जो डेफिनेटली क्या होगा, छोटा होगा। तो इसलिए ये वाला कंक्लूजन क्या हो गया बच्चों, गलत हो गया। अब बच्चों इसका मैं शॉर्ट तरीका भी बताऊंगा, पर मैं आपका ना कंसेप्ट क्लियर कर रहा हूं ताकि आपके मन में कोई डाउट ना रहे बाद में। अब अगला आता है बच्चों की जी जो है ना वो सी से क्या है, सी जो है ना जी से छोटा है। अब बच्चों उसके लिए ना आप ना इक्वेशन देखिएगा, देखो यहां पर यदि मैं बात करता हूं सी और जी के बीच में आपने रिलेशन एस्टेब्लिश करना है, सी यहां पर है और जी इस वाली स्टेटमेंट में है, तो यहां से यदि मैं कहूं सी से डी तक का रिलेशन दिया है और डी का जी के साथ रिलेशन दिया है, तो यहां से आपको जो स्टेटमेंट मिलती है वो स्टेटमेंट क्या मिलती है, ध्यान दीजिएगा कि सी जो है ना वो ए के बराबर है और ए जो है ना वो टी से छोटा या उसके बराबर है और टी जो है ना वो डी से छोटा है। और यहीं से हमें पता लग रहा है कि डी जो है ना, देखो जब ये वाली बात है बच्चों कि G इज ग्रेटर देन और इक्वल टू D, तो हम इसको उल्टा भी ले सकते हैं कि D इज लेस देन और इक्वल टू G। जब ये कहा गया कि G D से या तो बड़ा है या बराबर है, तो उसका उल्टा मतलब क्या होता है कि D या तो G से छोटा होगा या उसके बराबर होगा। तो D यहां पर क्या है, या तो G से छोटा होगा या बराबर होगा। अब हमें देखना है C और G के बीच का रिलेशन। अब बच्चों यहां पर देखो, मैं C से गया A के पास, ठीक है ना, तो C और A आपस में बराबर हैं, C और A क्या है, आपस में बराबर हैं। अब मैं कहता हूं कि A जो है ना वो T से क्या है, या तो छोटा है या उसके बराबर है, तो यहां पर दो सिनेरियो बन रही हैं। तो आप C और A यदि बराबर हैं तो आप कह सकते हैं इस A को ना माने, आप सीधा C का कंपेयर करें, यानी C जो है ना एक केस क्या बनेगा, C आपका T से क्या होगा, छोटा होगा, और एक केस क्या कह रहा है, C जो है ना वो T के क्या होगा, बराबर होगा। तो ये बात क्लियर होगी, तो आप कहेंगे यस सर क्लियर हो गई। अब साथ ही साथ अगली बात क्या है, देखो ध्यान से, ये वाला पॉइंट भी क्लियर हो गया, T जो है ना वो D से छोटा है। अब T D से छोटा है और C T से छोटा है, तो यहां से क्या पता लग गया कि C जो है ना वो आपका D से भी छोटा होगा। अब T D से छोटा है और C और T आपस में बराबर है, तो डेफिनेटली C भी क्या आपका D से छोटा ही होगा, ठीक है ना। अब अगला बच्चों, अब यहां पर भी दो सिनेरियो बन रहे हैं। वो दो सिनेरियो क्या है, या तो D G से क्या होगा, छोटा होगा, या D G के क्या होगा, बराबर होगा, ठीक है ना। अब D यदि G से छोटा है, ठीक है ना, और D यदि G के बराबर है, ठीक है ना, तो यहां से जो बात निकल कर आई वो क्या आ गई, वो बात निकल कर ये आ गई कि C जो है ना वो डेफिनेटली G से भी क्या होगा, छोटा होगा। और यहां पर भी क्या बात निकल कर आ गई कि जब D और G आपस में बराबर हैं और C D से छोटा है, तो C किससे भी छोटा होगा, G से भी छोटा होगा। C जो है ना वो किससे भी छोटा होगा, G से। अब यहां पर दोनों सिनेरियो के अंदर दोनों बात क्या है, सही है। अब दोनों बात सही है, तो इसका मतलब ये वाला कंक्लूजन क्या है आपका 100% क्या है प्यारे बच्चों, सही है। बात आई समझ में। अब कुछ बच्चे कहेंगे सर एक ही क्वेश्चन में आपने इतना समय क्यों लगा दिया। प्यारे बच्चों मैंने तो पहले ही कहा था शॉर्ट ट्रिक मैं आपको बताऊंगा। अभी क्वेश्चन में आपको ना जो छोटे छोटे स्टेप होते हैं ना, मन में डाउट होते हैं, एक एक स्टेप में ना वो क्लियर किया है। जब आपके मन में ना ये बेसिक कंसेप्ट एक बार माइंड में आ जाता है ना, तो जितने भी डाउट है ना वो सारे डाउट उसके बाद ना खत्म हो जाते हैं। और केवल यही क्वेश्चन एक ऐसा क्वेश्चन है जिसके माध्यम से आपके मन में यदि छोटे छोटे भी डाउट होंगे ना, तो प्यारे बच्चों वो सारे छोटे छोटे डाउट क्या हैं आपके क्लियर हो गए हैं। चलिएगा बच्चों, अब आगे हम आते हैं तो बच्चों क्वेश्चन को आसानी से। अब आप कहेंगे सर क्या एग्जाम में भी यही पैटर्न आपको फॉलो करना है, तो मैं आपको ना बच्चों बड़े बड़े अक्षरों में ना एक बात लिख कर दूंगा, नहीं प्यारे बच्चों एग्जाम में आपको ऐसे सोल्व नहीं करना है। क्लियर है। तो अब सवाल ये उठता है सर सोल्व कैसे करना है, तो वो मैं आपको सिखाता हूं, अब उस पर थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। जैसे बच्चों सबसे पहले ना आपको ना एक चीज, दो रूल आपको सिखाऊंगा प्यारे बच्चों, वो दो रूल ना अगले 5 से 7 मिनट के लिए अपने माइंड में सेट कर लो, फिर देखेंगे क्वेश्चन पर हम कैसे इंप्लीमेंट करते हैं। सबसे पहले उसमें आता है आपका गेट रूल। अब ये गेट रूल क्या कहता है बच्चों, देखिएगा आपने ना जब सिंबल्स की बात की, तो या तो आपके पास एक सिंबल होता है ग्रेटर देन का, एक होता है लेस देन का, एक होता है इक्वल का, एक होता है ग्रेटर देन और इक्वल का, और एक होता है आपका लेस देन और इक्वल का। क्लियर है बच्चों। अब नॉट इक्वल टू को मैं इसलिए इंक्लूड नहीं कर रहा क्योंकि वो मैं बाद में आपको पढ़ाऊंगा प्यारे बच्चों, ठीक है ना, उसके अलग लेवल है तो उसको अलग से हम डिस्कस करेंगे। अभी फिलहाल आप यहां पर ध्यान दीजिएगा। अब मैं बच्चों यहां पर यदि बात करता हूं, देखिएगा आप ना सीधा सीधा ये लगा के चलिएगा कि ये आपके सामने ना कुछ गेट है, ये आपके सामने क्या है, गेट है। अब जानते हैं आप गेट में ना क्या होता है, हम ये देखते हैं कि गेट के थ्रू हम क्या लेते हैं, एंट्री लेते हैं, यानी कोई भी द्वार होता है तो उसके थ्रू हम क्या है बच्चों,
एंट्री लेते हैं। तो हमें ये देखना है कि इस गेट में एंट्री कहां से है और एंट्री कहां से नहीं है। तो मैं जब ये देखता हूं तो बच्चों याद रखना, इस वाले केस में यहां से आपकी एंट्री हो सकती है क्योंकि गेट क्या है आपका ओपन है, बट यहां से आपकी एंट्री नहीं हो सकती, गेट क्या है क्लोज है। यहां से आपका प्रवेश हो सकता है क्योंकि जो द्वार है वो खुला है, और यहां से प्रवेश नहीं हो सकता क्योंकि द्वार जो है ना वो बंद है। ऐसे ही यहां से आपकी एंट्री नहीं हो सकती, गेट क्या है क्लोज है, और यहां से आपकी एंट्री हो सकती है, गेट क्या है आपका ओपन है। अब इक्वल टू का साइन ये ऐसा होता है, यहां से ना दोनों तरफ से आपकी एंट्री हो सकती है, ठीक है ना, दोनों तरफ से क्या है आपकी एंट्री हो सकती है। इसलिए मैं आपको एक और बात बताऊंगा इस साइन के बारे में, इसलिए इसको ना सबसे वीक सिंबल कहा जाता है इनइक्वालिटी में, यानी इसको सबसे कमजोर चिन्ह कहा जाता है। यानी स्टेटमेंट में इसका होने का ना होने का कई बार कोई असर नहीं पड़ता, वो आप आगे जाकर क्वेश्चन में समझेंगे। ये इसलिए इसको क्या कहा जाता है, वीक सिंबल, यानी कि कमजोर, ठीक है ना बच्चों, वो आगे जाकर समझेंगे क्योंकि इसमें दोनों तरफ से एंट्री हो सकती है। एक बात बताओ ना बच्चों, अब ये वीक क्यों है वो भी मैं आपको साथ ही साथ क्लियर कर देता हूं। एक बात बताओ, ये वाला गेट तो इंपॉर्टेंट हो सकता है क्योंकि आपकी एक तरफ से एंट्री है, एक तरफ से एंट्री है नहीं। अब ये काहे का इंपॉर्टेंट हो गया, जब दोनों तरफ से एंट्री हो सकती है, तो वो इसलिए इसको वीक सिंबल कहा गया है। अब जब मैं इसकी बात करता हूं तो कई बच्चे इसमें कहेंगे सर यहां से भी एंट्री हो सकती है क्योंकि इक्वल टू का साइन है। नहीं प्यारे बच्चों, इसमें जो ग्रेटर देन का केवल उसको, यानी यहां से भी आपकी एंट्री नहीं हो सकती, ये ट्रिक सिखा रहा हूं, आपकी एंट्री केवल यहां से हो सकती है। ऐसे ही यहां से आपकी कोई एंट्री नहीं होगी, आपकी एंट्री यहां से होगी क्योंकि यहां से गेट क्या है ओपन है। तो पहले बच्चों सबसे पहले तो माइंड के अंदर ये पॉइंट फिक्स कर लो जो मैंने अभी बताया है, फिर क्वेश्चन देखना चंद सेकंड्स के अंदर सोल्व होंगे, ये वाली चीज फिक्स होगी। अब दूसरा आपको रूल जो याद रखना है वो क्या है, रूल ऑफ रीच, पहुंच का नियम। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है प्यारे बच्चों। वो इंपॉर्टेंट क्यों है मैं उसको ना थोड़ा सा समझाने की आपको कोशिश करता हूं। जैसे एक सिंपल सी बात है बच्चों, मैं एक एग्जांपल लूं उससे पहले ना आपको ना डेली लाइफ से एक एग्जांपल दे देता हूं। मान लीजिएगा अभी हाल फिलहाल के अंदर आपने एसएससी सीजीएल के लिए क्या है एग्जाम फॉर्म भरा है, और आप ये सोच रहे हैं कि आने वाले दिनों के अंदर मैं एसएससी सीजीएल के एग्जाम को क्रैक करके क्या है सिलेक्शन ले लूंगा। तो प्यारे बच्चों उसमें सबसे पहले मेन पॉइंट पता किस चीज पर निर्भर होगा आपका सिलेक्शन, कि सबसे पहले तो आपका जो मेन स्टेप है वो क्या है, सबसे पहले ये नहीं है कि आपको तैयारी करनी है। देखो तैयारी तो आप करेंगे, अब मान लो आपने दिन रात तैयारी की, आपकी तैयारी मजबूत भी हो गई, तो मेन जो पॉइंट है फिर भी वो नहीं रहा। मेन असली मुद्दा क्या होगा कि सिलेक्शन तो आप तब लोगे ना जब आप पेपर दोगे। अब आप जानते हैं कि आजकल एसएससी के एग्जाम में भी ऐसा हो रहा है कि 60-70% बच्चे ऐसे हैं जो एग्जाम में एब्सेंट रहते हैं। वो फॉर्म तो अप्लाई करते हैं पर वो कहीं ना कहीं एग्जाम नहीं देते, तो उनका तो सिलेक्शन नहीं हो सकता। यानी आपका सिलेक्शन सबसे मेन पॉइंट उस चीज पर निर्भर करेगा, क्या आप एग्जाम देने पहुंचे, क्या आप अपने डेस्टिनेशन तक गए। जैसे मान लीजिएगा कि आप ना उत्तर प्रदेश से हैं और आपका एग्जाम जो है ना वो बेंगलोर में आ गया, तो आप उत्तर प्रदेश से पहले बेंगलोर जाएंगे और एग्जाम देंगे। यदि आप बेंगलोर अपने डेस्टिनेशन तक नहीं पहुंचे एग्जाम देने, तो आपका सिलेक्शन कैसे हो सकता है। यानी वो बाद की बात है, सिलेक्शन होगा या नहीं होगा, सबसे पहले मेन स्टेप क्या है कि आपको अपने डेस्टिनेशन तक पहुंचना है। तो ऐसा ही बच्चों आपका क्या है, इनइक्वालिटी के क्वेश्चंस को सोल्व करने में हमें क्या है करना पड़ेगा। वो कैसे बच्चों, यहां पर ध्यान दीजिएगा। जैसे मैं यहां पर बात करता हूं प्यारे बच्चों, मैंने एक स्टेटमेंट लिया आपको समझाने के लिए। मैंने क्या कहा, A इज ग्रेटर देन B विच इज इक्वल टू C, विच इज लेस देन और इक्वल टू D, विच इज ग्रेटर देन और इक्वल टू E। ठीक है ना। अब हमें क्या है बच्चों, हमें यह पता करना है, देखिएगा छोटा सा पॉइंट है, हमें यह पता करना है, क्या पता करना है, क्या ए ई से बड़ा है, क्या ए ई से बड़ा है। अब बच्चों सबसे पहले आपको क्या है, ए की जो है ना, आप देखो यहां पर डोर किसके लिए ओपन है, तो दरवाजा जो है ना वो ए के लिए खुला है, यानी ए को आपको ई तक सबसे पहले क्या है पहुंचाना है, उसकी रीच करवानी है। तो अब बच्चों हम क्या है, ए से ई की ओर बढ़ेंगे। तो मैंने क्या कहा, मैं ए से बी पहुंच गया क्योंकि यहां पर ध्यान से देखना गेट क्या था, ओपन था। मैं बी से सी भी पहुंच गया क्योंकि यहां पर भी गेट क्या था, ओपन था। पर मैं यहां पर सी से डी नहीं पहुंच पाया क्योंकि यहां पर डोर क्या था, क्लोज था। ठीक है ना बच्चों, गेट क्या था आपका
बंद था, ये मैंने अभी अभी आपको सिखाया है, देखिएगा। तो यानी इसका मतलब क्या है बच्चों, जब मैं ए को ई तक पहुंचा ही नहीं पाया तो यानी मैं इन दोनों के बीच रिलेशन जो है ना वो एस्टेब्लिश नहीं कर सकता, यानी इन दोनों के बीच जो संबंध है मैं वो दर्शा नहीं सकता। क्योंकि बच्चों सबसे पहले आपका जो रूल बनेगा ना इनइक्वालिटी के क्वेश्चन में सोल्व करने का, कोई भी कंक्लूजन निकालने का, सबसे पहले आपको क्या है, रूल ऑफ रीच पर ध्यान देना है, पहुंच के नियम पर ध्यान देना है कि सबसे पहले ए और ई के बीच में आप रिलेशन एस्टेब्लिश करने की सोच तो रहे हैं, सबसे पहले आपको ए को ई तक पहुंचाना है, और यदि ए ई तक नहीं पहुंचा तो उन दोनों के बीच कोई रिलेशन नहीं बनेगा। अब जैसे अगला पॉइंट आता है बच्चों, देखिएगा अगला आता है, जैसे मैंने कहा ए इज ग्रेटर देन बी विच इज ग्रेटर देन और इक्वल टू सी विच इज इक्वल टू डी एंड विच इज ग्रेटर देन ई। अब मैं यहां पर देखता हूं क्या ए और ई के बीच में आप रिलेशन एस्टेब्लिश कर सकते हैं, क्या ए और ई के बीच में रिलेशन एस्टेब्लिश कर सकते हैं। तो प्यारे बच्चों सबसे पहले क्या है, हमें उसकी रीच करनी है, ए को हमें ई तक पहुंचाना है, तो हम उसकी रीच चेक करेंगे। मैं ए से बी गया, डोर ओपन है, गेट ओपन है, बी से सी भी पहुंच गया, गेट आपका ओपन था, सी से डी भी पहुंच गया, और डी से मैं क्या है ई भी पहुंच गया। यानी अब मैं इन दोनों के बीच रिलेशन जो है ना वो एस्टेब्लिश कर सकता हूं। अब वो बाद की बात है। अब दूसरा पॉइंट आपको क्या चेक करना होगा, क्या ए ई से डेफिनेटली बड़ा है, तो ये बात की बात है, पर बस केवल मैंने क्या कहा बच्चों, यहां पर मैं इसकी रीच नहीं करवा पाया और यहां पर इसकी रीच हो चुकी है, यानी अब इन दोनों के बीच क्या है, रिलेशन एस्टेब्लिश हो सकता है। तो बच्चों अब आपको समझना होगा कि कंक्लूजन जो होते हैं, जो एग्जाम में पूछे जाते हैं, वो कैसे सही होंगे। तो बेसिकली आपके एग्जाम में एग्जामिनर जो आपसे पूछता है ना, वो 5 टाइप के कंक्लूजन होते हैं, 5 प्रकार के क्या होते हैं, निष्कर्ष होते हैं। तो एक एक करके समझिएगा। सबसे पहले ये छोटे छोटे डाउट है बच्चों, ये डाउट एक बार क्लियर हो गए तो उसके बाद एग्जाम में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। सबसे पहला आता है ए इज इक्वल टू बी, ए बी के बराबर है, ये बात कब सही होगी। तो प्यारे बच्चों देखिएगा, मैंने ना आपके लिए ना एक सिंपल सा वो लिया, एक स्टेटमेंट लेता हूं। मैंने कहा ए इज ग्रेटर देन बी विच इज लेस देन और इक्वल टू सी, ए इज ग्रेटर देन डी विच इज इक्वल टू बी विच इज इक्वल टू सी और विच इज लेस देन और इक्वल टू बी। ठीक है ना। अब मैं यहां पर चेक करता हूं बच्चों, क्या ए बी के बराबर है। तो सबसे पहले आपको क्या चेक करना है, रीच चेक करना है। तो मैं देखा ए से डी मैं पहुंच गया और डी से मैं सी भी पहुंच गया, पर सी से मैं बी तक नहीं पहुंच पाया, यहां पर गेट क्या था, क्लोज था। तो यानी यहां से मैं कहूं क्या ए बी के बराबर होगा। प्यारे बच्चों जब रीच ही नहीं हुई तो ये कंक्लूजन 100% क्या हो गया, आपका गलत हो गया, यानी ये क्या होगा, आपका फॉल्स होगा। ये क्या है, स्टेटमेंट के आधार पर फॉल्स होगा। अब एक और स्टेटमेंट लेता हूं मैं, यानी सबसे पहले तो रीच चेक करनी है। दूसरा, अब मैंने क्या देखा बच्चों, मैंने कहा ए इज ग्रेटर देन डी, ठीक है, विच इज इक्वल टू सी विच इज ग्रेटर देन और इक्वल टू बी। अब हम चेक करेंगे। तो मैंने क्या देखा, ए से मैं डी भी पहुंच गया, डी से मैं सी भी पहुंच गया, सी से मैं बी भी पहुंच गया। तो यानी यहां से मैं कहूं क्या अब ए बी के बराबर है। तो प्यारे बच्चों जब रीच हो चुकी है तो इन दोनों के बीच मैं रिलेशन एस्टेब्लिश कर सकता हूं। पर प्यारे बच्चों ये अब भी क्या है, फॉल्स है। अब आप कहेंगे सर फॉल्स क्या है, देखिएगा वही तो आपको सिखाने के लिए मैं थोड़ा सा कंसेप्ट क्लियर कर रहा हूं। प्यारे बच्चों एक रूल है, याद रखिएगा, और वो रूल है क्या, उस पॉइंट को याद रखना, ठीक है ना। जब भी ये बात होती है ना इक्वल टू, तो ऐसे केस में बीच में जितने भी साइंस आए हैं, जितने भी साइंस आए हैं, वो सारे साइंस जो है ना वो आपके किसके होने जरूरी हैं, इक्वल टू के होने जरूरी हैं, यानी ये आपके मैंडेटरी हैं। ठीक है ना बच्चों, ये आपके क्या है, मैंडेटरी हैं, यानी ये जरूरी है। यानी ए बी के बराबर तभी हो सकता था बीच में जो सारे साइन आए हैं, जैसे ये देखो, ये भी इक्वल का होना चाहिए था, ये भी इक्वल का होना चाहिए था, ये भी इक्वल का होना चाहिए था, इसलिए क्या है बच्चों, ये फॉल्स हो गया। अब जैसे यदि मैं कहूं तो बच्चों इसका मतलब ये कैसे सही हो सकता था, यदि मैं कहता ए डी के बराबर है, डी सी के बराबर है और सी बी के बराबर है, तो यहां पर आप क्या कहेंगे, मैं ए से डी पहुंच गया और डी से मैं सी भी पहुंच गया और सी से बी भी पहुंच गया। यानी बच्चों अब क्या है, ए और बी के बीच में रिलेशन हम एस्टेब्लिश कर सकते हैं। और मैंने क्या देखा, बीच में सारे साइन किसके हैं, इक्वल के हैं। तो यानी इसका मतलब ये बात 100% क्या हुई, ट्रू हुई।
क्लियर है? तो बच्चों देखिएगा, ऐसे हर टाइप के कंक्लूजन के जो मैक्सिमम सिनेरियो आपके सामने बनेंगे ना, वो सारे सिनेरियो मैं आपके सामने रख रहा हूं, ठीक है ना। अब दूसरे कंक्लूजन पर आते हैं, ए बी से बड़ा होगा। अब इसका क्या है बच्चों, देखो अब रीच वाला पॉइंट तो आपको क्लियर हो चुका है कि रीच तो होनी जरूरी है ही है, तो वो आपके लिए इतना बड़ा इंपॉर्टेंट है नहीं, वो आपके लिए इतनी चीज मायने नहीं रखता। अब मैं आपको अगली स्टेटमेंट से बताता हूं बच्चों, क्या ए बी से बड़ा होगा? तो प्यारे बच्चों यहां पर मैंने कहा ए इज ग्रेटर देन और इक्वल टू बी विच इज, इसको डी ले लेते हैं, डी विच इज इक्वल टू सी एंड विच इज अगेन ग्रेटर देन और इक्वल टू बी। अब यहां पर देखेंगे बच्चों, तो मैं सबसे पहले क्या करूंगा, रीच चेक करूंगा। तो मैं क्या है, ए से डी पहुंच गया और डी से मैं सी भी पहुंच गया और सी से मैं बी भी पहुंच गया। क्लियर है पॉइंट? या फिर मैं इसको थोड़ा सा समझाने के लिए थोड़ा सा चेंज कर देता हूं, मैं इसको ये वाला ले लेता हूं, आपको हर पॉइंट क्या है क्लियर करते हुए चलता हूं, ठीक है ना। तो मैंने देखा मैं सी से बी अब नहीं पहुंच पाया, यहां पर गेट क्या था, बंद था, तो इसका मतलब रीच नहीं हुई, तो इसका मतलब ए इज ग्रेटर देन बी। इस केस में सीधा सीधा इन दोनों के बीच हम रिलेशनशिप एस्टेब्लिश नहीं कर सकते, तो ये क्या हो गया, फॉल्स हो गया, यानी क्या हो गया, असत्य हो गया। अब अगला एक और पॉइंट समझिएगा बच्चों, अब यदि यहीं पर ये होता सर कि a इज ग्रेटर देन और इक्वल टू डी होता और d इज इक्वल टू सी होता और c इज ग्रेटर देन और इक्वल टू b होता, अब इस केस में क्या होता? तो मैंने क्या कहा बच्चों, a से हम d भी पहुंच गए, d से हम c भी पहुंच गए और c से हम क्या है, b भी पहुंच गए, यानी हमारी रीच हो चुकी है। तो यानी मैं कहूं इन दोनों के बीच रिलेशन हम एस्टेब्लिश कर सकते हैं। पर ये ट्रू होगा या फॉल्स, तो मैं आपको बता देता हूं प्यारे बच्चों, ये अब भी फॉल्स है। अब कहेंगे सर ये अब फॉल्स क्यों है? तो प्यारे बच्चों एक बात समझिएगा, यहां पर थोड़ा सा ना इसको ध्यान से ना साइड में आपको समझाने की मैं कोशिश करता हूं, इसी उस पर आधार पर। वो क्या है बच्चों कि सबसे पहले जो आपके सामने सिनेरियो आ रहा है, वो सिनेरियो क्या आ रहा है, उस चीज को थोड़ा सा ध्यान से समझेंगे हम। वो क्या, यहां से यदि मैं कहता हूं तो आपके दो सिनेरियो बन रहे हैं कि ए या तो डी से बड़ा होगा या ए डी के क्या होगा, बराबर होगा। तो आप कहेंगे यस सर, ठीक है ना। अब डी जो है ना वो सी के बराबर है, तो यहां से सीधा सीधा हो गया कि ए जो है ना वो सी से क्या होगा, बड़ा होगा। और ए यदि डी के बराबर है और डी सी के बराबर है, तो यहां से क्या हो गया कि ए सी के क्या होगा, बराबर होगा। अब अगला पॉइंट, अब सी जो है ना वो या तो बी से बड़ा होगा, ठीक है ना। तो यानी इस वाले कंक्लूजन के बेस पर यदि मैं कहूं तो ए यदि सी से बड़ा है और मैं कहता हूं यदि सी बी से बड़ा है, तो यहां पर एक एक्सप्लेनेशन तो ये बन गया। और दूसरा, इसके अकॉर्डिंग यदि मैं बात करता हूं, इसके अकॉर्डिंग यदि मैं कहता हूं कि सी बी के बराबर है, तो जब ए सी से बड़ा था और सी बी के बराबर था, तो ये दो पॉसिबल सिनेरियो बन गए, यानी इसके भी दो पॉसिबल सिनेरियो बन गए हैं। अब यदि ए सी के बराबर है तो तीसरा सिनेरियो क्या बनेगा, ए तो सी के बराबर है और सी जो है ना वो बी से क्या हो सकता है, बड़ा हो सकता है। और एक और सिनेरियो क्या बन रहा था, ए सी के बराबर है और सी बी के बराबर हो सकता है। तो कुल मिलाकर आपके सामने ना अब ये चार सिनेरियो बन गए बच्चों। अब इन चार सिनेरियो के आधार पर यदि आप कहें क्या ए बी से बड़ा है, तो आप इसके आधार पर कहेंगे हां ए बी से बड़ा है। अब मैं कहूं क्या इसके आधार पर ए बी से बड़ा है, तो आप बिल्कुल कहेंगे कि ए जब सी से बड़ा है और सी बी के बराबर है, तो ए बी से भी क्या होगा, बड़ा होगा। अब इस सिनेरियो के आधार पर आप क्या कहेंगे, जब ए और सी आपस में बराबर हैं और सी बी से बड़ा है, तो ए भी बी से क्या होगा, बड़ा होगा। पर इसके आधार पर आप कहें क्या ए बी से बड़ा है, तो आप कहेंगे नहीं। तो प्यारे बच्चों वही पॉइंट आ गया जो पॉइंट मैं आपको पहले क्लियर कर रहा था कि क्या कंक्लूजन वही सही होगा जो हर सिनेरियो में 100% सही होगा। ये एक सिनेरियो में गलत हो रहा है, तो इसलिए ये आपका क्या हो गया, फॉल्स हो गया। यानी अब बच्चों इसकी कंडीशन क्या है, जैसे मैंने उसमें बताया था कि इक्वल के केस में क्या है, बीच में सारे साइन किसके होने चाहिए, ग्रेटर देन के। अब इस वाले केस में क्या होता है बच्चों कि सबसे पहले तो आप रीच तो मैंडेटरी है ही है, वो तो आप समझिएगा, रीच जो है मैंडेटरी है। अब जितने बीच में गिवन साइंस हैं, जितने बीच में भी साइंस आएंगे, उनमें से एटलीस्ट कम से कम एक साइन जो है ना, एटलीस्ट एक साइन जो है ना, वो कौन सा होना चाहिए था, एटलीस्ट एक साइन जो है ना वो आपका ग्रेटर देन का होना जरूरी है।
ग्रेटर देन का होना जरूरी है। अब यहां पर देखो क्या ग्रेटर देन का साइन है, नहीं है, ना यहां पर है ना यहां पर है, यानी रीच तो है ही है। जैसे इसमें बताया था कि जो सारे साइन है वो इक्वल क्यों होनी चाहिए। यहां पर मैंने क्या कहा है आपको कि बीच में जितने भी साइन आएंगे ना उनमें से कम एक साइन ग्रेटर देन का होना जरूरी है। जैसे इसको ना अगले एग्जांपल से समझिएगा। यदि मैं यहां पर कहता कि a इज ग्रेटर देन d एंड d इज इक्वल टू c एंड c इज ग्रेटर देन और इक्वल टू b, तो आप यहां पर सबसे पहले क्या है, रीच चेक करेंगे। a से d पहुंच गया, गेट ओपन था, d से c पहुंच गया, गेट ओपन था, c से b पहुंच गया, गेट हमारा ओपन था। तो अब आप क्या कहेंगे प्यारे बच्चों कि a इज ग्रेटर देन b, इसके बीच में हम रिलेशन एस्टेब्लिश कर सकते हैं। अब उसकी कंडीशन क्या है कि बीच में कम से कम एक साइन। अब इन तीनों में से देखो बीच में एक साइन ग्रेटर देन का आ रहा है, तो यानी इसका मतलब ये बात 100% क्या है, ट्रू है। ये बात क्या है, 100% ट्रू है। अब प्यारे बच्चों इससे ज्यादा डिटेल में शायद मैं आपको एक्सप्लेन नहीं कर सकता था, और मुझे पूरी उम्मीद है कि इस एक्सप्लेनेशन के बाद आपके मन में एक सिंगल डाउट भी नहीं रहा होगा। अब अगला पॉइंट आता है बच्चों, जैसे अगला पॉइंट देखिएगा, अगला आता है बच्चों, अब उस पे समझते हैं हम, क्या a b से छोटा होगा। तो प्यारे बच्चों ये लगभग कुछ ऐसा ही होता है जैसे पिछले वाला था, तो उसी तरीके से मैं आप थोड़ा सा जल्दी बताऊंगा। यहां पर मैंने कहा क्या a इज लेस देन और इक्वल टू b d, ठीक है, एंड d इज इक्वल टू c एंड c इज ग्रेटर देन b। तो सबसे पहले आप क्या है बच्चों, रीच चेक करेंगे। मैं a से d नहीं पहुंच पाया तो b तक कैसे जाऊंगा, तो यहां पर हमारी रीच ही नहीं हो पाई, तो इन दोनों के बीच में रिलेशन एस्टेब्लिश नहीं कर सकता, ठीक है ना। आप ये कहेंगे तो नहीं प्यारे बच्चों, यहां पर आप क्या है, गलती कर रहे हैं। अब आप कहेंगे सर हम गलती क्यों कर रहे हैं। प्यारे बच्चों देखिएगा, गेट जिसकी तरफ से ओपन है ना तो चेक भी आपको उसी की तरफ से करना है। यहां पर क्या कह रहा है कि a b से छोटा है, तो इसका एक और मतलब हो गया कि b a से क्या होगा, बड़ा होगा। यानी गेट किसकी तरफ से खुला है, b का, तो हम b से a की ओर जाएंगे, ना कि a से b की ओर जाएंगे। तो मैं यहां पर देखा बच्चों b से मैं c पहुंच गया, तो आपने कहा नहीं यहीं पर डोर क्लोज था, तो यानी इसका मतलब ये वाला कंक्लूजन 100% आपका क्या हो गया, फॉल्स हो गया, क्योंकि हमारी रीच ही नहीं हो पाई, ठीक है ना। अब अगला पॉइंट बच्चों, अगला पॉइंट अब ध्यान दीजिएगा। मैंने कहा a इज लेस देन और इक्वल टू d विच इज इक्वल टू c एंड विच इज लेस देन और इक्वल टू b। अब इनके बीच में रिलेशन क्या है, आपको एस्टेब्लिश करना है। तो मैंने क्या कहा, b से जाऊंगा मैं a की ओर, b से a पहुंच गया, c पहुंच गया, सॉरी c से d पहुंच गया, और d से मैं a तक पहुंच गया, यानी हमारी रीच हो चुकी है। अब मैं इनके बीच में रिलेशन क्या है, एस्टेब्लिश कर सकता हूं। रिलेशन एस्टेब्लिश जरूर कर सकते हैं, पर ये अब भी क्या हो गया, फॉल्स हो गया। क्यों हो गया प्यारे बच्चों फॉल्स, जैसे मैंने पिछले में बताया था कि बीच में जितने भी साइन आते हैं उसमें कम से कम एक साइन ग्रेटर देन का आना चाहिए। तो अब a और b के बीच में जितने भी हमारे साइंस हैं, जितने भी हमारे साइंस हैं उनमें से कम एक साइन जो है ना, जितने भी हमारे साइंस हैं उनमें से कम हमारा एक साइन जो है ना बच्चों, वो किसका होना चाहिए, लेस देन का। एटलीस्ट वन साइन, कम से कम एक साइन जो है ना वो किसका होना चाहिए प्यारे बच्चों, तो वो आपका लेस देन का होना चाहिए। तो यहां पर ना तो लेस देन का साइन यहां पर है, ना यहां पर है, ना यहां पर है। अब देखिएगा अगले से आप और क्लियर होगा। जैसे मैंने कहा a इज लेस देन और इक्वल टू d विच इज लेस देन c एंड विच इज इक्वल टू b। अब हम चेक करेंगे, तो मैंने यहां पर क्या देखा, मैं b से c भी पहुंच गया, c से d भी पहुंच गया, और d से भी a पहुंच गया, सारे गेट ओपन थे, यानी a और b के बीच में अब रिलेशन एस्टेब्लिश कर सकते हैं। पर मुझे क्या देखना है कि a से लेकर b तक, यानी उसके राइट तक, क्योंकि a लेफ्ट में है और b राइट में है, तो यहां पर भी a लेफ्ट में है और b राइट में है, तो हमें देखना क्या बीच में लेस देन का साइन आया, तो आपने कहा यहां पर साइन आ रहा है, तो इसका मतलब ये वाली बात क्या होगी प्यारे बच्चों, ट्रू होगी, ठीक है ना। ऐसे होता है बच्चों। अब अगले में आते हैं नेक्स्ट का, अगला कंक्लूजन किस केस में सही होता है उसका। तो बच्चों इसके केस में ना एक बात याद रखना, जैसे मैंने यहां पर कहा, क्या कहा कि a इज ग्रेटर देन b विच इज इक्वल टू c विच इज ग्रेटर देन और इक्वल टू b, ठीक है ना। इसको काट के मैं d लिख देता हूं, ठीक है ना, इसको क्या लिख देता हूं, मैं d लिख देता हूं। अब बच्चों सबसे पहले आप क्या है, रीच चेक करेंगे। तो मैंने देखा मैं a से d पहुंच गया, d से c भी पहुंच गया, और c से मैं b भी पहुंच गया। तो आप कहेंगे मैं इन दोनों के बीच जो है ना वो रिलेशन क्या है, एस्टेब्लिश कर सकता हूं, ठीक है। पर ये बात अब भी क्या है प्यारे बच्चों, गलत है।
अब ये बात गलत क्यों है बच्चों, उसको ना थोड़ा सा प्रैक्टिकली समझने की कोशिश कीजिएगा। जब मैं यहां से ना एक बात ले रहा था कि ए जो है ना वो डी से बड़ा है, अब रीच होगी और बीच में ग्रेटर देन का साइन आ गया, तो इस स्टेटमेंट से जो डेफिनेट कंक्लूजन आ रहा है वो क्या आ रहा है कि ए बी से बड़ा है। वो डेफिनेट है कि ए बी से बड़ा ही है, तो वो वाली बात कैसे हो सकती है। तो बच्चों याद रखना है कि इस वाले केस के अंदर बीच में जो भी सारे साइंस होंगे, रीच तो होनी मैंडेटरी है ही है, वो तो करवानी ही करवानी है। बीच में जितने भी साइंस होने चाहिए वो किसके होने चाहिए, या तो इक्वल टू के, या फिर वो साइन किसके होने चाहिए बच्चों, ग्रेटर देन और इक्वल के। यानी यही दो साइन होने चाहिए, इनके अलावा कोई और नहीं होना चाहिए। और उसमें भी एक कंडीशन है कि कम से कम एक साइन जो है ना वो आपका ग्रेटर देन और इक्वल का भी होना जरूरी है। जैसे यदि मैं कहूं बच्चों, यहां पर मेरी बात समझिएगा, यदि मैं कह रहा हूं कि A इज इक्वल टू D, D इज इक्वल टू C एंड C इज इक्वल टू B। अब इस केस में मैं कहूं तो हमारी A से लेकर ना B तक रीच तो हो चुकी है, पर ये अब भी क्या होगा, आपका फॉल्स होगा। अब आप कहेंगे सर फॉल्स क्यों होगा, क्योंकि मैंने कहा बीच में जो साइन होंगे ना केवल यही होंगे, पर मैंने क्या कहा, कम से कम एक साइन ये भी होना क्या है, मैंडेटरी है, और इसमें ऐसा साइन हमें कहीं भी नहीं मिला, तो इसलिए क्या हो गया, ये गलत हो गया। अब सही किस केस में होता है बच्चों, वो और देख लेते हैं। A इज इक्वल टू डी विच इज ग्रेटर देन इक्वल टू सी विच इज इक्वल टू डी। अब मैं यहां पर देखता हूं तो मैंने क्या देखा, A से मैं D गया, D से C गया और C से B गया, सारे गेट क्या थे, आपके ओपन थे। तो इसका मतलब क्या हुआ, आपका A इज ग्रेटर देन और इक्वल टू B, ये हम रिलेशन एस्टेब्लिश कर सकते हैं। पर हमें क्या करना हो कि क्या बीच में कहीं पर ग्रेटर देन और इक्वल का साइन आया, तो ये बिल्कुल आया है, तो ये वाली बात डेफिनेटली इसलिए क्या होगी प्यारे बच्चों, ट्रू हो गई। ठीक है ना। अब इससे बारीकी से आपको नहीं बताया जा सकता। अब अगले पर आते हैं बच्चों, तो अगले में भी वही समझिएगा, सिनेरियो सेम सिनेरियो है बच्चों, जैसे हमने पिछले में किया ना वैसा ही है, बस एक ही पॉइंट चेंज होगा, ज्यादा कुछ खास चेंज नहीं होगा। जैसे मैंने कहा A इज लेस देन D विच इज इक्वल टू B विच इज लेस देन और इक्वल टू, ठीक है ना, विच इज C विच इज लेस देन और इक्वल टू B। अब यहां पर आप क्या कहेंगे, डोर कहां से खुला है, तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, B इज ग्रेटर देन और इक्वल टू A। तो डोर जहां से ओपन है, B की ओर से ओपन है। तो मैंने यहां पर क्या देखा, मैं B से C गया, C से D भी गया और D से E भी हो गया। हमारी रीच तो हो चुकी है, पर ये वाला ना कंक्लूजन अब भी क्या है, फॉल्स है। अब बच्चों वो फॉल्स क्यों है, तो वही आपको मैंने क्या बताया था बच्चों, यहां पर एक में ना ये साइन आ गया। जैसे आप इसमें एक चीज याद रख सकते हैं, वो क्या याद रख सकते हैं, एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट, कि जो बीच में भी गिवन साइन होंगे ना उनमें कहीं भी ग्रेटर देन और लेस देन ये वाला साइन यदि आ जाता है तो वो ऑटोमेटिकली क्या है बच्चों, गलत हो जाएगी बात। ठीक है ना। जैसे यहां पर था, इनमें एक में ग्रेटर देन का साइन आ गया था ना, तो इसलिए ये बात क्या होगी, गलत होगी। तो अगले के लिए भी बच्चों वही पॉइंट है कि बीच में जितने भी साइंस हैं, बीच में जितने भी गिवन साइंस हैं, ठीक है ना, जैसे मैंने यहां पर क्या कहा था कि वो क्या है, ये दोनों होने चाहिए, तो यहां पर क्या कहूंगा, वो क्या होने चाहिए, या तो ये होगा या ये होंगे, ठीक है ना। पर उसमें भी एक पॉइंट है कि कम से कम एक साइन हमारा जो है ना वो किसका होना चाहिए, ये जरूर होना जरूरी है, मैंडेटरी है। जैसे इन यहां पर, तो यहां पर अब मैं क्या देखता हूं, साथ ही साथ, ठीक है ना, ये दोनों, यही दोनों साइन होनी चाहिए, पर इसमें क्या है, एक डिफरेंट आ गया। डिफरेंट आ गया तो बच्चों उसका मतलब वही कहा मैंने कि बीच में ये दो साइन यदि कहीं पर आते हैं तो वो कंक्लूजन क्या आपका गलत हो जाता है, ये दोनों साइन नहीं होने चाहिए। अब बच्चों अगला समझिएगा, यहां पर मैंने क्या कहा, देखिएगा, A इज लेस देन और इक्वल टू D विच इज इक्वल टू C और विच इज लेस देन और इक्वल टू B। तो अब इस केस में आप क्या कहेंगे, तो इस केस में मैंने क्या देखा, B से मैं C भी पहुंच गया, C से D भी पहुंच गया और D से A भी पहुंच गया। यानी अब मैं कहूंगा कि इन दोनों के बीच रिलेशनशिप को एस्टेब्लिश किया जा सकता है। पर साथ ही साथ मैंने क्या देखा, बीच में दो बार ये वाला साइन भी आ गया जो हमें रिक्वायर्ड था, तो ये 100% आपका क्या हो गया प्यारे बच्चों, ट्रू हो गया। क्लियर पॉइंट। अब सारे ना आपके ना फंडे क्लियर कर दिए हैं। ये पांचों कंक्लूजन ही एग्जामिनर आपसे पूछ सकता है कि पांचों में क्या क्या कंडीशन रहती है, वो सारा मैंने बता दिया। अब एग्जाम स्टाइल में क्वेश्चन को कैसे सोल्व करते हैं बच्चों, वो और देख लीजिएगा। जैसे ये वाला क्वेश्चन है आरआरबी एनटीपीसी एग्जाम में आया था, तो यहां पर थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा बच्चों। जब ये कह रहा है क्या आर यू से बड़ा है,
तो बच्चों इसको एक और क्वेश्चन को हल्के हल्के से समझाऊंगा, फिर उसके बाद क्या है स्पीड से अगले क्वेश्चंस को सोल्व करेंगे। तो मैं ऑप्शन ए में कहता हूं बच्चों मुझे आर से यू तक जाना है, तो मैं आर से टी तक पहुंच गया क्योंकि गेट ओपन था, टी से एन भी पहुंच गया, गेट हमारा ओपन था, और एन से यू भी पहुंच गया, गेट हमारा ओपन था। रीच हमारी हो चुकी है, और साथ ही साथ यदि मैं बात करूं ये वाला पॉइंट आपका ट्रू होगा। अब ये ट्रू क्यों होगा प्यारे बच्चों, क्योंकि बीच में आपकी जो कंडीशन थी ना कि ग्रेटर देन का साइन आना मैंडेटरी है, वो भी आपका क्या है आ चुका है। अब मैं ऑप्शन बी पर आता हूं, तो बच्चों ऑप्शन बी की मैं बात करता हूं, हमें एन से किसके पास जाना है, जेड के पास जाना है। तो बच्चों यहां पर एन और जेड के बीच में जो दिया गया है तो उसको थोड़ा सा समझने की कोशिश कीजिएगा। मैं यहां पर कहूं एन और जेड के बीच में जो हमें दिया गया है ना वो ये वाली आपको दी गई है। तो गेट कहां से खुला है, जेड की ओर से, तो मैं जेड से एस भी आ गया, एस से यू भी आ गया, पर यू से एन तक मैं नहीं पहुंच पाया, यानी यहां पर हमारी रीच नहीं हो पाई, दरवाजा क्या था, बंद था। तो इसलिए ये डेफिनेटली जब रीच ही नहीं हुई तो ये वाला कंक्लूजन हमारा क्या हो गया प्यारे बच्चों, फॉल्स हो गया। ठीक है ना। अब वी और टी के बीच का रिलेशन हमें एस्टेब्लिश करना है, वी और टी के बीच का। तो वी और टी के बीच में जब मैं देखता हूं तो रिलेशन आपका क्या बन रहा है, वी और टी के बीच में जो स्टेटमेंट दी गई है वो आपको ये वाली दी गई है, आप कहेंगे यस सर। ठीक है ना। अब इसमें मैंने क्या देखा, मैंने देखा मैं वी से जेड भी आ गया, जेड से एस भी आ गया, यू भी आ गया, पर यहां पर डोर क्या था आपका, ओपन नहीं था। तो अगेन हमारी रीच क्या है, हो नहीं पाई, तो ये आपका क्या हो गया, फॉल्स हो गया। अब वो कह रहा है कि टी इज इक्वल टू एस, टी इज इक्वल टू एस। तो मैंने देखा मैं टी से एन पहुंच गया, एन से यू भी पहुंच गया, और यू से एस भी पहुंच गया। ठीक है ना। रीच हमारी हो चुकी है, पर प्यारे बच्चों बीच में सारे साइन किसके होने चाहिए थे, इक्वल के, ना तो यहां पर है ना यहां पर है, इसलिए जो ये वाला कंक्लूजन है ये भी आपका क्या हो गया प्यारे बच्चों, फॉल्स हो गया। ये भी क्या हो गया आपका, फॉल्स हो गया। ठीक है ना। यू से हम क्या है बच्चों, एस तक भी पहुंच गए हैं, यहां पर यू से हम क्या है, एस तक भी पहुंच चुके हैं। क्लियर। अब ये बच्चों एग्जाम में ऐसे नहीं सोल्व करना, एक और क्वेश्चन मैंने एक्सप्लेन किया, अब एग्जाम में बिल्कुल जल्दी जल्दी कैसे करना है, अब उस वाले पॉइंट पर हम आते हैं। सबसे पहले है प्यारे बच्चों आपका डोर कहां से ऊपर है, पी की तरफ से, क्या पी से एन तक की रीच हो रही है। तो मैंने देखा मैं पी से ओ पहुंच गया, ओ से मैं एन नहीं पहुंच पाया, तो इसका मतलब ये क्या है, गलत है। क्या एम ओ से बड़ा है, तो मैंने देखा मैं एम से एन पहुंच गया और एन से ओ भी पहुंच गया और बीच में ग्रेटर देन का साइन भी आ गया, तो यही हमारे क्वेश्चन का क्या है, आंसर है। ऐसे करना है बच्चों अब एग्जाम में। एक बात पता क्या बात है, कंसेप्ट क्लियर होने में ना थोड़ा सा समय जरूर लगता है, पर प्यारे बच्चों में सच्चाई बात बताऊं ना, उसका रिजल्ट जो है ना वो बड़ा ही बेहतरीन होता है बाद में। इसलिए तो मैं कहता हूं कि पेशेंस के साथ, संयम के साथ एक बार ईमानदारी से कंसेप्ट क्लियर कर लो, उसके बाद बड़ा मजा आता है, आसान चीजें लगती हैं। जैसे अब अगला है बच्चों, यहां पर ध्यान दीजिएगा, यहां पर क्या कह रहा है, क्या क्यू टी से बड़ा है, तो मैं देखो क्यू से टी तक पहुंच ही नहीं पाया, रीच ही नहीं हुई, तो ये हमारा क्या हो गया, गलत हो गया। अब S और U का कंपेयर करना, तो U को ले जाना है S के पास, तो U को मैं S तक ले ही नहीं पाया, रीच नहीं हुई, तो इनका भी रिलेशनशिप क्या है, मैं एस्टेब्लिश नहीं कर सकता। R से जाना है P के पास, R से मैं Q के पास गया, Q से मैं P के पास भी गया, और P और R के बीच में लेस देन का साइन होना चाहिए था, वो हमें बिल्कुल मिल भी गया है, तो ये वाला कंक्लूजन आपका क्या हो गया, सही हो गया बच्चों। अगला क्वेश्चन, अब यहां पर देखिएगा बच्चों, R से हमें N के पास जाना है, तो R से मैं N तक नहीं पहुंच पाया, यहां पर गेट बंद था, तो रिलेशन एस्टेब्लिश नहीं होगा। O से जाना है M के पास, तो मैं O से N गया, O से M तक नहीं पहुंच पाया, गेट बंद था, तो ये भी आपका गलत हो गया। L से जाना है Q के पास, तो L से Q तक मैं नहीं जा पाया, ये भी आपका क्या हो गया बच्चों, रीच नहीं हुई। अब देखो P से जाना है N के पास, तो मैं P से O के पास गया और O से N के पास गया, पहुंच गया बच्चों। और दूसरा जब ये लेस देन और इक्वल, तो मैंने देखा बीच में इक्वल और लेस देन के ही साइन है जो आपको बताया था, और ये वाला साइन एक बार आ भी चुका है, तो ये वाला कंक्लूजन सही हो चुका है। बस प्यारे बच्चों इतना ही है। देखो स्टार्टिंग में थोड़ा समय जरूर लगेगा, पर उसके बाद चीजें बड़ी ही आसान लगेंगी, क्योंकि एक बार कंसेप्ट पे आपने मजबूत पकड़ कर ली। मैं रीजनिंग के अंदर यही बात बोलता हूं बच्चों की, कंसेप्ट के ऊपर एक बार यदि आपने मजबूत पकड़ कर ली ना, तो उसके बाद एग्जामिनर चाहे किसी भी लेवल का क्वेश्चन क्यों ना दे दे, चाहे ऐसा क्वेश्चन क्यों ना दे दे जो आपने उससे पहले ना पढ़ा हो, तो आप सारे क्वेश्चनों को बड़ी आसानी से क्या है बना लेंगे। अब अगला पॉइंट आता है बच्चों, यहां पर देखना
क्या बी ई से बड़ा है? तो सबसे पहले तो बी को ई की रीच करवानी, बी से सी पहुंच गया, सी से डी, डी से मैं ई तक नहीं पहुंच पाया, रीच ही नहीं हुई, तो गलत है आपका। क्या सी एफ से बड़ा है? तो सी से डी, डी से एफ तक तो मैं पहुंच ही नहीं पाया, तो ये भी रिलेशन एस्टेब्लिश नहीं हो सकता। क्या ए डी के बराबर है? तो मैंने देखा बिल्कुल मैं पहुंच चुका और बीच में सारे साइन इक्वल के हैं, तो यानी इसका मतलब ये वाला क्या आपका सही है। बस इतना ही आसान है प्यारे बच्चों, चलेगा। अब थोड़े से ये वाले क्वेश्चन क्या है, रेलवे एग्जाम में कुछ इस टाइप के क्वेश्चन देखने को मिलते थे। अब देखेंगे एसएससी एग्जाम में किस टाइप के क्वेश्चन आते हैं, तो सारे टाइप के क्वेश्चनों को क्या है करना जरूरी है। जैसे ये वाला क्वेश्चन है बच्चों, अब इस पर आते हैं। हमें गेट कहां से ओपन है? आर की तरफ से, तो आर को क्यू तक ले जाना है। तो मैं आर से गया टी के पास, टी से गया एस के पास, और एस से मैं क्यू तक पहुंच गया, हमारी रीच हो चुकी है। और इन दोनों के बीच एक लेस देन का साइन आना चाहिए था, जो यहां पर हमें मिल भी चुका है, तो ये वाला कंक्लूजन क्या है, बिल्कुल सही है। अगला क्या, यू टी से बड़ा है? तो मैं यू से टी तक नहीं जा पाया, यहां पर डोर क्या था, क्लोज था, तो रिलेशन एस्टेब्लिश नहीं होगा। तो यानी क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, ओनली कंक्लूजन फर्स्ट इज ट्रू, केवल निष्कर्ष पहला सत्य है। अगला देखना बच्चों, अब मैं यहां से देखना हूं, टी से हमें डब्ल्यू के पास जाना है, तो मैं टी से डब्ल्यू के पास जा ही नहीं पाया, यहीं पर पहला ही गेट क्या था, बंद था, तो ये क्या हो गया आपका, गलत हो गया। सी से जाना है एम के पास, सी से मैं टी के पास गया, टी से एल के पास गया, और एल से एम तक, यानी गेट सारे ओपन थे, मैं पहुंच गया। और इन दोनों के बीच रिलेशन स्टेबल करने के लिए किसका साइन चाहिए, ग्रेटर देन का, और ये ग्रेटर देन का साइन यहां पर आ भी चुका है, तो ये वाला क्या हो चुका है हमारा, अब सही हो चुका है। यानी क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, ओनली कंक्लूजन सेकंड इज ट्रू। नेक्स्ट, अब यहां पर देखते हैं, क्या हम m को s तक पहुंचा सकते हैं? तो m को s तक, ये देखो m तो s तक पहुंच ही नहीं पाएगा बच्चों, गेट क्या है, बंद है, तो ये सीधा सीधा गलत हो गया। क्या आपका f s तक जा रहा है? तो बच्चों यहां भी गेट क्या है आपका, बंद है, तो ये भी आपका गलत हो गया। क्या i j तक जा रहा है? तो यहां भी गेट आपका क्या था, बंद था, तो ये भी क्या हो गया, गलत हो गया। क्या d m तक जा पा रहा है? तो d से गया मैं f के पास, और f से m तक पहुंच गया, गेट ओपन थे, और बीच में इन दोनों के बीच ना ये वाला साइन चाहिए था, वो हमें मिल भी गया, तो ये कंक्लूजन क्या हो गया हमारा, सही हो गया। यानी क्वेश्चन का आंसर क्या हो गया, ऑप्शन बी, ओनली कंक्लूजन फोर्थ इज ट्रू, यानी केवल निष्कर्ष चौथा सत्य है। अगला बच्चों, नेक्स्ट, डी से जाना है अब एस के पास, तो डी से मैं गया एल के पास, एच के पास, आर के पास, एस के पास। और बच्चों एक और बात देखिएगा, डी से एस तक पहुंच गया मैं। अब यहां पर क्या है बच्चों, कई बार बच्चे कंफ्यूज करेंगे, सर ये वाला साइन नहीं मिला। अरे प्यारे बच्चों ना, इसको आप उल्टा भी लिख लो कि डी जो है ना एस से बड़ा है, ये दोनों बात सेम है। तो अब डी आपका लेफ्ट में है और यहां एस राइट में है, तो अब यहां पर भी डी लेफ्ट में है स्टेटमेंट में, और राइट में एस है, तो इस तरीके से मैच कर लिया करो। अब बीच में ग्रेटर देन का साइन चाहिए, वो आपका आ चुका है, तो ये वाला कंक्लूजन क्या है, सही है। अब हमें जाना है एल से एम के पास, एल से गया मैं एच के पास, आर के पास, एस के पास, और एम के पास। रीच तो हमारी हो गई, पर बच्चों ये क्या है, इसको हम ऐसा भी लिख सकते हैं ना, तो आप कहेंगे यस सर लिख सकते हैं। तो अब एक बात बताओ, क्या बीच में सारे साइन आपके ग्रेटर देन और इक्वल के हैं? तो मैंने इसके लिए क्या कंडीशन बताई थी, बीच में केवल ये दो साइन होने चाहिए। तो यहां पर ऐसा साइन तो बिल्कुल नहीं होना चाहिए, एल और एम के बीच में यहां पर ये वाला साइन आ चुका है, तो इसलिए ये वाला क्या हो चुका है, गलत हो चुका है। यानी क्वेश्चन का आंसर क्या बनेगा, ओनली फर्स्ट इज ट्रू। नेक्स्ट देखना बच्चों, अब ये देखो बच्चों, मल्टीपल स्टेटमेंट दी गई है, यानी 1 2 3 4 स्टेटमेंट है। अब इन चारों स्टेटमेंट के बीच में ना आप यदि मैं कहूं रिलेशन भी बना सकते हैं। कैसे? मैं मान लीजिएगा स्टार्ट करता हूं, मैं कहां से, x से ही स्टार्ट कर लेता हूं। x क्या है, पहले दोनों में कॉमन है, x क्या है, पहले दोनों में क्या है बच्चों, कॉमन है। जब यहां पर एक बात कह रहा है कि x j के बराबर है, ठीक है ना, मेरी बात को ध्यान से सुनना बच्चों, यहां पर क्या कह रहा है, यदि मैं कहूं कि मैं j को x के बराबर लिख सकता हूं, तो आप कहेंगे यस सर। और x y से क्या है आपका, छोटा है, और y क्या है, m से या तो छोटा है या उसके बराबर है। अब कहेंगे सर लास्ट वाला अब भी रह गया, तो प्यारे बच्चों वही इंटररिलेट करना है, यानी अब इंटररिलेट क्या करना है, वही हमें देखना होगा। अब क्या जे का रिलेशन किसके साथ, आपका जेड के साथ है, और जे जो है ना वो क्या है आपका, जेड से या तो बड़ा है या उसके बराबर है। तो यानी सारी स्टेटमेंट को मिलाकर हमारी कंप्लीट स्टेटमेंट अब ये वाली बनी है, ठीक है ना बच्चों। पर एग्जाम में क्या ऐसे ही करना है? तो बच्चों एग्जाम में ये स्टेटमेंट लिखने की जरूरत नहीं है, आप थोड़ा सा प्रैक्टिस करोगे तो अलग अलग स्टेटमेंट में कॉमन ढूंढ के भी आप कर सकते हैं। वैसे आपके सामने जो फाइनल स्टेटमेंट आएगी इन सभी से मिलाकर वो फाइनल स्टेटमेंट ये वाली बनेगी। अब देखो बच्चों यहां पर क्या कहा है कि y j के बराबर है,
तो मैंने देखा बच्चों y से j की रीच तो हो गई पर बीच में सारे साइन इक्वल के नहीं है, तो इसलिए ये गलत हो गया। क्या m z से बड़ा है? तो m से मैं y के पास गया, y से x के पास गया, x से j भी पहुंच गया और j से मैं z के बीच भी पहुंच गया। और मैं इसको उल्टा भी लिख सकता हूं, क्या लिखता हूं? z इज लेस देन m, ऐसे भी लिखता हूं। तो z और m के बीच में ना रीच तो है, और z और m के बीच में अब देखो कहीं पर लेस देन का साइन है, वो भी है, तो यानी ये वाला आपका क्या हो गया? सही हो गया। यानी क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? ओनली कंक्लूजन सेकंड फॉलोज। अब नेक्स्ट आता है बच्चों, अगले का ध्यान दीजिएगा। क्या आपका O को A तक पहुंचाना है? O को A तक पहुंचाना है, तो मैं यहां पर देखा O को A तक नहीं पहुंचा पा रहा हूं, रीच ही नहीं हुई, तो ये सीधा सीधा क्या हो गया? गलत हो गया। अब C को ले जाना है G के पास। अब C को G के पास कैसे ले जाएंगे बच्चों? आप ध्यान से सुनना। देखो मैं C से पहुंच गया किसके पास? T के पास, ठीक है ना। आप इस तरीके से C को मैं T तक पहुंच गया, ठीक है ना। ये वैसे माइंड में याद रख सकते हैं, पर आपके लिए लिख रहा हूं। अब मैं T से पहुंच गया किसके पास? A के पास पहुंच गया, क्लियर है। अब A से मैं पहुंच गया किसके पास? D के पास, ठीक है ना। और D से मैं पहुंच गया किसके पास? D से पहुंच गया। अच्छा, D से मुझे जाना है किसके पास? D से G के पास जाना है, तो मैं D से G के पास जा पाया नहीं, यहां पर गेट क्या था? बंद था। यहां पर गेट क्या था? बंद था। यानी C की G तक रीच ही नहीं हुई, तो ये भी क्या हो गया? आपका गलत हो गया। तो इसलिए क्वेश्चन का आंसर क्या बना? नाइदर फर्स्ट नॉर सेकंड, ना तो पहला ना ही दूसरा, कोई सा भी सही नहीं है। क्योंकि बच्चों वही बात हुई ना कि पहले तो रीच करवानी मैंडेटरी है, और रीच तो हमारी हो नहीं पाई क्योंकि मैं D से G तक नहीं पहुंच पाया, गेट क्या था? आपका बंद था। अगला देखिएगा बच्चों, यहां पर क्या कहा? क्या P से B तक पहुंचेंगे हम? तो दोनों में जो कॉमन है ना A है, पहले P को A तक ले जाना है, फिर A से B जाएंगे, पर मैं P से A तक नहीं जा पाया, रीच नहीं हुई, तो ये वाला क्या हो गया? आपका गलत हो गया। अब Q से जाना है C के पास, तो मैं गया Q से A के पास, A से गया B के पास, और B से मैं C तक नहीं पहुंच पाया, यहां भी गया था, गेट बंद था, तो ये भी आपका क्या हो गया? गलत हो गया, क्योंकि C तक रीच ही नहीं हुई। तो इसका मतलब क्या हो गया? आपका नाइदर नॉर हो गया, ठीक है ना बच्चों। पिछला क्वेश्चन भी बिल्कुल ऐसा ही था जैसे ये वाला था बच्चों कि C से हम T गए, T से हमारे पास A गए, A से D गए, पर मैं D से G नहीं पाया, तो उसमें भी गलत था। यानी देखो क्वेश्चन कैसे, केवल रीच, बाकी चेक करने की जरूरत नहीं है, केवल रीच वाले पॉइंट से ही क्वेश्चन कैसे आसानी से बन रहे हैं। अगला देखेंगे बच्चों, अब यहां पर क्या सबसे पहले P को M तक पहुंचाना है? P को M तक पहुंचाना है। अब देखेंगे बच्चों यहां पर तो थोड़ा सा ना रिलेशन हमें एस्टेब्लिश करने की आवश्यकता है। अब ये देखना होगा प्यारे बच्चों, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। अब इस केस में क्या है, देखो हमारा जो P है ना वो आपका यहां पर है, ठीक है ना, और M आपका यहां पर है। तो आप देखेंगे क्या इन दोनों में कोई लेटर कॉमन है? तो इन दोनों में कोई भी लेटर कॉमन नहीं है। कोई ऐसा लेटर जो दोनों में कॉमन हो? तो प्यारे बच्चों आप कहेंगे नहीं है सर, पर हमारा एक काम बन सकता है, वो क्या कि पहले दोनों में जो है ना वो K कॉमन है, इन दोनों में K कॉमन है और इन दोनों में J कॉमन है। यानी हम पहले क्या करेंगे, हम जाएंगे P से J के पास, तो P से गया मैं किसके पास? J के पास, और J से मैं पहुंच गया किसके पास बच्चों? दिमाग में वही रखना, P से गया मैं किसके पास? J के पास, गेट ओपन था। फिर मैं J से पहुंच गया किसके पास? आपका K के पास, क्योंकि गेट आपका क्या था? ओपन सा। मैं फिर पहुंच गया K से N की तरफ, वहां की तरफ से भी क्या था? आपका गेट ओपन था। और N से मैं M नहीं जा पाया, गेट क्या था? क्लोज था, तो ये रीच ही नहीं हुई, तो ये वाला क्या हो गया? आपका गलत हो गया। अब हमें जाना है P से N की तरफ। तो प्यारे बच्चों देखो ये हमने अभी अभी लिखा है, हमारी P से लेकर N तक रीच हो रही है, ठीक है ना। P से N तक की तरफ जाना है ना, रीच हो रही है। इसको मैं उल्टा भी लिख सकता हूं, और मैं देखूं P और N के बीच में ग्रेटर देन का साइन भी आ रहा है, तो ये क्या हो गया? आपका सही हो गया। यानी क्वेश्चन का आंसर क्या हुआ? ओनली कंक्लूजन सेकंड इज ट्रू, ठीक है ना बच्चों। नेक्स्ट, अब आती है बात बच्चों बड़ा ही इंपॉर्टेंट और बड़ा ही जरूरी पॉइंट, वो क्या है? कॉम्प्लीमेंट्री पेयर, ठीक है ना बच्चों। अब ये तो थोड़े सिंपल लेवल के क्वेश्चन थे, एग्जामिनर कई बार ना थोड़े से प्रैक्टिकली से हार्ड क्वेश्चन देता है। कॉम्प्लीमेंट्री पेयर होता क्या है? जैसे मान लो मैं आपके सामने कोई दो स्टेटमेंट ऐसे ही कहता हूं जो प्रैक्टिकली एक साथ गलत नहीं हो सकती, तो उनमें आइदर का केस बनता है, यानी कॉम्प्लीमेंट्री पेयर बनता है। जैसे मान लो मैं आपके एग्जाम्पल के लिए कह देता हूं कि मैंने कहा राज जो है ना वो लंदन गया, ये बात गलत है, और दूसरी बात कह देता हूं राज लंदन नहीं गया, ये भी गलत है। अब कह रहे हो सर ये क्या हुआ? आप कह रहे हो राज लंदन गया, ये बात गलत है,
फिर कह रहे हो राज लंदन नहीं गया, ये भी बात गलत है। तो क्या प्रैक्टिकली ये दोनों बात एक साथ गलत हो सकती हैं? तो आप क्या बोलोगे, नहीं सर प्रैक्टिकली ये दोनों बात एक साथ गलत नहीं हो सकते। आप कहेंगे या तो राज लंदन गया है या राज लंदन नहीं गया। तो प्रैक्टिकली ये दोनों बात एक साथ गलत नहीं हो सकती। तो इसलिए हम क्या कहते हैं, या तो या का केस यानी आइदर और का केस बनता है। अब इनइक्वालिटी में बच्चों आइदर और केस किन चीजों के बीच बनता है, सबसे पहले वो बात को ना समझना क्या है हमारे लिए जरूरी है। देखिएगा, मैं कहूं कि कोई भी दो एलिमेंट ऐसे, कोई भी दो कंक्लूजन ऐसे जिनके एलिमेंट्स क्या हो, सेम हो। कोई दो कंक्लूजन्स ऐसे जिनके एलिमेंट्स क्या हो, सेम हो, जिनके एलिमेंट्स क्या हो, सेम हो। ठीक है ना। फॉर एग्जाम्पल बच्चों, एग्जाम्पल के तौर पर समझिए, जैसे मैंने क्या कहा, मैंने कहा कोई दो कंक्लूजन ऐसे, जैसे ये है, ये दोनों मैंने कंक्लूजन लिए। क्या कंक्लूजन है कि a इज ग्रेटर देन और लेस इक्वल टू b और a इज लेस देन b, ये वाले हैं बच्चों। ठीक है ना। अब ये दो कंक्लूजन आपको कैसे मिले, इन दोनों कंक्लूजन के एलिमेंट सेम है, यानी सब्जेक्ट और प्रेडिकेट, यानी a और b, यानी इन दोनों के तत्व क्या है, समान है। दोनों में a और b का ही जिक्र हो रहा है। ठीक है ना। कॉम्प्लीमेंट्री पेयर का बनता है। उसकी पहली कंडीशन क्या होते हैं, कोई दो कंक्लूजन ऐसे जिनके एलिमेंट सेम हो, जैसे ये रहे। दूसरा, और दोनों के दोनों क्या हो, गलत हो, एंड बोथ आर फॉल्स। दोनों के दोनों क्या हो, गलत हो, दोनों के दोनों असत्य हो। और मैं साथ ही साथ कह दूं कि ये दोनों के दोनों क्या है, गलत है। तो फिर आपको चेक करना पड़ेगा क्या प्रैक्टिकली वो दोनों कंक्लूजन एक साथ गलत हो सकते हैं। यदि वो नहीं हो सकते तो उनमें आइदर और का केस बनेगा। जैसे आप ना अब उसको सिनेरियो को समझेंगे, अलग अलग कॉम्प्लीमेंट्री पेयर कैसे बनते हैं बच्चों। जैसे यहां पर मैं इसी से पहले क्लियर कर देता हूं, मैं कह रहा हूं जो ये पहला कंक्लूजन है वो क्या कह रहा है कि ए बी से बड़ा है, ये भी बात क्या हो गई, गलत हो गई। क्योंकि इसका मतलब क्या है, या तो ए बी से बड़ा होगा या ए बी के बराबर होगा, और फिर इसका मतलब ए बी के बराबर है, ये भी बात। जब बच्चों ये वाली बात ही गलत है कि ए ना तो बी से बड़ा है ना ही उसके बराबर है, तो यानी इसका मतलब ए बी से बड़ा नहीं है, ये भी गलत हो गया, और ए बी के बराबर नहीं है, ये भी गलत हो गया। साथ ही साथ कह रहा है कि ए बी से छोटा नहीं है, ये भी बात गलत है आपका। अब ये एक बात बताओ बच्चों, क्या तीनों प्रैक्टिकल एक बात साथ ये गलत हो सकती है? तो हमने सबसे पहले क्या कहा था कि किन्हीं भी दो एलिमेंट के बीच जब आप रिलेशन एस्टेब्लिश कर रहे हो तो उन तीन में से कोई एक तो 100% सही होगा, तीनों एक साथ गलत नहीं हो सकते। तो इसलिए इनमें फिर क्या बन जाता है प्यारे बच्चों, तो इसलिए इनमें बन जाता है आइदर और का केस, यानी या तो या का। यानी आप क्या कहेंगे, या तो पहले वाला सही है या दूसरे वाला सही है, प्रैक्टिकली दोनों एक साथ गलत नहीं हो सकते। अब जैसे बच्चों कौन कौन से, केस वन। अब कॉम्प्लीमेंट्री ना पेयर जो होते हैं वो चार टाइप के आपके सामने आते हैं। एक तो एक ये वाला आता है जिसमें क्या होता है बच्चों, इसमें क्या है आपका a इज ग्रेटर देन और इक्वल टू, यदि ये दोनों बात एक साथ गलत है, यदि ये दोनों बात क्या है प्यारे बच्चों, मैंने क्या कहा, यदि ये दोनों बात एक साथ गलत है, ये वाली बात भी गलत है और ये भी बात गलत है, तो ये प्रैक्टिकली गलत नहीं होगी। तो इनमें सीधा सीधा आप क्या कहेंगे, आइदर और केस बनेगा ही बनेगा। आइदर और केस हरदम क्या है बच्चों, बनेगा बनेगा, यदि ये दोनों बात प्रैक्टिकली एक साथ क्या है, गलत है। ठीक है ना बच्चों, आइदर और बनेगा। केस दूसरा, यदि ये वाले में भी बच्चों ये दोनों बात प्रैक्टिकली, ज्यादा डिटेल में नहीं जाना है, सीधा सीधा पॉइंट क्लियर है, ये दोनों बात यदि एक साथ किसी क्वेश्चन में गलत है तो ये प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है। तो इनमें भी आपका क्या बनेगा, आइदर और का केस बनेगा ही बनेगा। ठीक है प्यारे बच्चों। अब आता है अगला जिसमें आपको प्रॉब्लम आ सकती है, ये वाले में ध्यान दीजिएगा। देखो बच्चों, यहां पर यदि ये कहा गया है कि a इज इक्वल टू b, ये बात गलत है, और दूसरा कहा गया a इज ग्रेटर देन b, a b से बड़ा है, ये भी बात गलत है। तो प्यारे बच्चों ये प्रैक्टिकली दोनों बात जो है ना वो एक साथ क्या है, गलत हो सकती हैं। कैसे, यदि मैं कहूं कि a b से छोटा है तो ये प्रैक्टिकली दोनों बात क्या होगी आपकी, गलत होगी। मानते होगे, ठीक है ना। यानी ये प्रैक्टिकली दोनों बात एक साथ क्या है, गलत हो सकती हैं यदि a b से क्या है, छोटा है। बट मैं यदि कहूं बच्चों इनके बीच भी कॉम्प्लीमेंट्री पेयर बनेगा तो कैसे बनेगा, तो बच्चों उस सिनेरियो को भी समझना, इन दोनों के बीच में कॉम्प्लीमेंट्री पेयर क्या बनता है। यदि मैं कहता हूं कि इसमें यह भी बात आपकी गलत निकल रही है क्वेश्चन में,
फॉर एग्जाम्पल ये वाली भी बात क्या है आपकी यदि गलत निकल रही है, ठीक है ना, ये बात भी यदि गलत निकल रही है तो आप चेक करें क्या क्वेश्चन के आधार पर ये बात तो सही नहीं हो रही कि a इज आइदर ग्रेटर देन और इक्वल टू b, a या तो b से बड़ा है या उसके बराबर है। यदि ये दोनों बात गलत है और ये भी आपका रिलेशन वहां पर नहीं निकल कर आ रहा और ये वाला रिलेशन निकल कर आ रहा है तो फिर आपका क्या है आइदर और केस बन जाएगा, फिर आपका क्या बन जाएगा आइदर और का केस बन जाएगा। क्लियर है पॉइंट बच्चों। ऐसे ही अगले वाले में भी है बच्चों, ठीक है ना, वो एग्जांपल से और क्लियर होगा, क्वेश्चन से और क्लियर होगा। यदि मैं कहता हूं ए बी के बराबर है, ये बात गलत है, फिर कहता हूं ए बी से छोटा है, ये भी बात आपकी क्या है गलत है, तो ये प्रैक्टिकली दोनों बात एक साथ गलत हो सकती है। क्यों? यदि मैं कहूं ए बी से बड़ा है तो आप कहेंगे यस सर, पर प्यारे बच्चों मैं कहूं यदि ये भी बात आपकी गलत हो जाती है, ठीक है ना, तो फिर आप क्रॉस चेक करना पड़ेगा। वो क्या यहां पर ये तो नहीं बन रहा कि a लेस देन और इक्वल टू b, क्या ये स्टेटमेंट के आधार पर सही तो नहीं हो रहा? यदि ये सही है फिर इन दोनों के बीच में क्या बन जाएगा आइदर और का केस बन जाएगा, फिर इन दोनों के बीच में क्या बन जाएगा आइदर और का केस बन जाएगा। अब समझिएगा कैसे बच्चों, यहां पर क्वेश्चन के माध्यम से, जैसे यहां पर आपको कहा गया प्यारे बच्चों, यहां पर कहा गया है क्या d से p तक हमें जाना है, तो मैं D से I गया, I से H गया, H से J गया और J से P तक पहुंच गया, रीच हमारी हो गई, पर बीच में कहीं भी ग्रेटर देन का साइन आया नहीं, तो ये वाला कंक्लूजन क्या हो गया गलत हो गया। दूसरा, क्या D P के इक्वल है, तो रीच तो होगी पर बीच में सारे साइन इक्वल के नहीं है, ठीक है ना, आप कहोगे ये दोनों के दोनों गलत है। मैंने क्या कहा था कॉम्प्लीमेंट्री पेयर कब चेक करना है, कोई दो कंक्लूजन ऐसे जिनके एलिमेंट सेम हो, तो दोनों के डीपी डीपी एलिमेंट क्या है सेम है। दूसरा, यदि दोनों के दोनों गलत है और दोनों के दोनों गलत भी है तो अब कॉम्प्लीमेंट्री पेयर चेक करना है, तो इनके बीच में कॉम्प्लीमेंट्री पेयर कब बनेगा, इनके बीच में कॉम्प्लीमेंट्री पेयर तब बनेगा यदि डी जो है ना डी और पी के बीच में ये रिलेशन आपका एस्टेब्लिश होता है। तो मैंने यहां पर ध्यान से क्या देखा बच्चों, अब ध्यान से देखना, यहां पर मैंने क्या चीज महसूस की कि डी और पी के बीच ना यहां पर डेफिनेटली ये वाला रिलेशन निकल कर आ रहा है, ये वाली बात, क्योंकि बीच में सारे ही साइन ग्रेटर देन और इक्वल के हैं, और यदि ये निकल कर आ रहा है तो सीधा सीधा इसका मतलब अब क्या हो गया बच्चों, इसका मतलब हो गया कि इन दोनों के बीच क्या है कॉम्प्लीमेंट्री पेयर बनेगा, यानी आइदर और का केस बनेगा। अब आइदर और का केस यदि बन गया तो क्वेश्चन का आंसर क्या बन गया, ऑप्शन सी बन गया। अब नेक्स्ट पर आते हैं बच्चों, अगले पर ध्यान दीजिएगा। एफ से जाना है के के पास, एफ से एच, एच से ए से डी में नहीं पहुंच पाया, रीच नहीं हुई, तो ये वाला क्या हो गया आपका गलत हो गया। अब के से जाना है एफ के पास, के से मैं एफ तक नहीं पहुंच पाया, ये भी गलत हो गया। अब बच्चों एक बात मैंने आपको बताया था, यहां से एक चीज आ गई, वो क्या चीज आ गई, इससे दो पॉइंट क्लियर है कि एफ के से बड़ा है ये भी गलत है और एफ के बराबर है ये भी गलत है। तो प्यारे बच्चों ये तो आपके ना तीन रिलेशन हो गए ना, अब ये तीनों के तीनों तो प्रैक्टिकली एक साथ गलत नहीं हो सकते। अब तीनों प्रैक्टिकली एक साथ गलत नहीं हो सकते, तो मैंने उसमें सीधा सीधा आपको क्या बताया था बच्चों, उनमें भी आपका क्या बनेगा आइदर और का केस बनेगा। ये तो आपको सबसे पहले क्लियर किया था, देखो मैंने क्लियर कर दिया था बच्चों, ये दोनों बात यदि एक साथ गलत है या ये दोनों बात एक साथ गलत है तो उनमें हरदम क्या बनेगा आइदर और केस बनेगा, यानी यहां पर भी मैं कहूंगा क्वेश्चन का आंसर आपका ऑप्शन सी बनेगा। नेक्स्ट देखते हैं बच्चों, अब एम से जाना है एल के पास, तो मैंने यहां पर क्या देखा, मैं m से x गया, x से m से मैं कहां पर गया x गया, और x से मैं g भी गया, g से z भी गया, z से n, अब मैं l तक नहीं पहुंच पाया, तो ये क्या हो गया गलत हो गया। m से जाना था l के पास, तो मैंने क्या कहा बच्चों, मैं m से यहां पर क्या है l तक नहीं पहुंच पाया, रीच नहीं है, तो ये भी क्या हो गया गलत हो गया। अब बच्चों प्रैक्टिकली अब यहां पर थोड़ा सा समझिएगा, ये दोनों बात यदि गलत है तो अब इनके बीच में कॉम्प्लीमेंट्री पेयर कब बनेगा, यदि ये वाली बात क्या है ट्रू हो जाए, ठीक है ना। इसको हम उल्टा भी लिख सकते हैं, हम ये भी लिख सकते हैं m इज ग्रेटर देन और इक्वल टू l, यानी m और l के बीच में पहली बात तो रीच ही नहीं हो रही है बच्चों। अब m और l के बीच में ये रिलेशन तो तब आप एस्टेब्लिश करते ना m की l तक रीच होती, तो m की l तक रीच हो ही नहीं रही, अब रीच ही नहीं हो रही, तो यानी ये रिलेशन भी आप m और l के बीच में एस्टेब्लिश नहीं कर सकते, तो यहां पर आइदर और नहीं बनेगा, यहां पर क्या बनेगा नाइदर नोर बनेगा बच्चों। देखो क्योंकि ये वाले दोनों कंक्लूजन में कोई एक तभी ठीक होता जब इन दोनों एलिमेंट के बीच ये वाला रिलेशन एस्टेब्लिश होता, तो यहां तो m और l के बीच में हमारी रीच ही नहीं हो रही, तो रिलेशन हम कैसे एस्टेब्लिश करेंगे, तो ये क्या हो गया, इसलिए नाइदर नोर में जाएगा, आइदर और में नहीं जाएगा। अगला देखो, r से जाना है p के पास,
दोनों में कॉमन टी है, मैं आर से टी तक ही नहीं पहुंच पाया तो टी से पी तक कैसे पहुंचता, तो ये क्या हो गया गलत। अब पी से जाना है आर के पास, तो पी से आई से मैं टी तक ही नहीं जा पाया तो टी से आर का, ये भी बात गलत होगी। अब बच्चों ये तो वही पॉइंट आ गया ना, क्या इसको मैं क्या भी लिख सकता हूं, P इज ग्रेटर देन और लेस देन R। तो प्रैक्टिकली ये दोनों बात एक साथ क्या है, गलत नहीं हो सकती, तो ये आपको पहले बताया था। तो इनमें सीधा सीधा आपका क्या बन जाएगा, आइदर और का केस बन जाएगा। इनमें क्या बन जाएगा, आइदर और का केस, यानी क्वेश्चन का आंसर बना ऑप्शन सी। नेक्स्ट, अब देखिएगा बच्चों इस क्वेश्चन में T से जाना है R के पास, तो बच्चों यहां पर मैंने क्या देखा, देखो TDP, यहां पर TDP नहीं है, यहां पर O है, O आपका यहां पर है, और DTP में से यहां पर क्या है, D है। तो यानी मैं कहूंगा T से गया मैं D के पास, ठीक है, और D से मैं पहुंच गया O के पास, ठीक है, और O से मैं पहुंच गया R के पास, रीच होगी, और बीच में ग्रेटर देन का साइन भी आ गया ये वाला, तो ये कंक्लूजन आपका सही हो चुका है। अब P से जाना है R के पास, P से जाना है R के पास, तो मैं P से पहुंच गया D के पास, और D से पहुंच गया O के पास, और O से R के पास। पर ये बच्चों तभी पॉसिबल होता है बीच में सारे साइन इक्वल के होते, तो सारे साइन बीच में इक्वल के नहीं है, तो ये वाली बात क्या होगी, गलत होगी। P से जाना है R के पास, तो मैं P से D भी पहुंच गया, D से O भी पहुंच गया, O से R भी पहुंच गया, पर बीच में मुझे कुछ ऐसा साइन मिला तो वो साइन नहीं मिला, तो ये भी आपका गलत हो गया। अब ये कैसे सही हो सकता है, यदि आपकी ये बात सही हो जाए कि P R से बढ़ाया, तो इनके बीच में फिर क्या है, कॉम्प्लीमेंट्री पेयर बन जाएगा, ठीक है ना बच्चों। P यदि R के या तो बराबर है या उससे बड़ा है, ये रिलेशन एस्टेब्लिश हो जाए। तो मैं देखता हूं बच्चों यहां पर रिलेशन एस्टेब्लिश करने के लिए, तो मैंने क्या देखा, मैं P से पहुंच गया किसके पास, D के पास, क्योंकि गेट P की तरफ से खुला था। D से मैं O भी पहुंच गया, गेट ओपन था, और O R के बराबर है। तो यहां पर सारे साइन देखो बच्चों वही आ रहे हैं जो इन दोनों के बीच होनी चाहिए, जो ये रिलेशन एस्टेब्लिश करने के लिए। तो ये रिलेशनशिप आपका एस्टेब्लिश हो चुका है, तो यानी इसमें आपका क्या बनेगा, आइदर और का केस बनेगा। अब इसमें आइदर और का केस बनेगा तो क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, आपका पहला कंक्लूजन तो सही है ही है, और दूसरे और तीसरे में क्या बनेगा, आइदर और का केस। तो ये हमें किस ऑप्शन में दिया, ऑप्शन डी में दिया है। नेक्स्ट, अब इसमें देखते हैं बच्चों, S से Y के पास जाना है, तो बच्चों मैं यहां पर कहूंगा, मैं S से गया किसके पास, X के पास, X से गया मैं I के पास, और I से मैं Y तक नहीं पहुंच पाया, रीच नहीं हुई, तो ये सीधा सीधा क्या हो गया, गलत हो गया, ठीक है ना, रीच ही नहीं हो रही तो गलत हो गया। अगला, D से जाना है B के पास, D से जाना है B के पास, तो बच्चों मैंने यहां से D से गया S के पास, S से गया X के पास, X से मैं पहुंच गया A के पास, और A से C और C से B तक मैं पहुंच गया, यानी D से लेकर B तक मैं पहुंच गया, और बीच में ग्रेटर देन का साइन भी आ गया, शुरू में ही आ गया, तो ये वाली बात क्या है, सही है। अगला, Y से जाना है S के पास, तो मैं Y से गया I के पास, ठीक है ना, I से मैं X तक नहीं पहुंच पाया। अब I से X तक नहीं पहुंच पाया तो X से S के पास जाता ना, तो डाउट बनता, तो ये भी क्या हो गया, गलत। पर प्यारे बच्चों ये प्रैक्टिकली दोनों बात एक साथ गलत हो सकती हैं, क्योंकि देखो इसको ना हम उल्टा भी लिख सकते हैं, S इज लेस देन Y। तो बच्चों इसका, ठीक है, सॉरी इसको क्या है, हम उल्टा कैसे लिखते हैं, y इज लेस देन s। तो बच्चों ये वाले देखो, ये दोनों एक साथ क्या है, गलत नहीं हो सकते, आपको सिखाया था। तो इनमें क्या बनेगा, कॉम्प्लीमेंट्री पेयर, यानी आइदर और का केस बनेगा। यानी क्वेश्चन का आंसर है दूसरा तो सही होगा, पहले और तीसरे में आइदर और का केस बनेगा, तो राइट आंसर आपका ये बन गया। अब नेक्स्ट बच्चों अगला पॉइंट देखना, क्वेश्चन नंबर 25। अब मैं इसमें कहता हूं बच्चों, चलेगा, इतना आप लोगों को मैंने क्लियर कर दिया है, तो अब सबसे पहले रिलेशन वही उसी ट्रैक पे चलेंगे। T से जाना है L के पास, तो मैं T से गया R के पास, R से मैं L तक नहीं जा पाया, तो ये आपका क्या हो गया, गलत हो गया, ठीक है ना। T से R और R से L तक मैं नहीं जा पाया, डोर क्या था आपका, क्लोज था। अब P से जाना है F के पास, P से जाना है किसके पास, F के पास। अब उसके लिए कॉमन पार्ट क्या है बच्चों, वो हमें देखना होगा। मैं P से पहुंच गया R के पास, ठीक है, अब R से मैं जाता किसके पास, S के पास, तो फिर S से F तक जाता, पर यहां पर डोर क्या था, बंद था, तो ये बात क्या होगी, गलत होगी। अब F से जाना है P के पास, तो F से गया O के पास, O से S गया मैं, S से मैं R भी पहुंच गया, और R से मैं P नहीं पहुंच पाया, यहां पर डोर क्या था, क्लोज था, तो ये भी क्या हो गया, गलत हो गया। अब प्यारे बच्चों देखो, इसको आप उल्टा भी लिख सकते हैं, या आपको इसको ये भी लिख सकते हैं ना, ठीक है ना। अब एक बात बताओ, क्या प्रैक्टिकली ये दोनों बात एक साथ गलत हो सकती हैं, तो आप कहोगे नहीं, तो इनमें क्या बनेगा, आइदर और बनेगा। इनमें यदि आइदर और बना, ठीक है ना, तो यानी क्वेश्चन का आंसर आपका क्या बनेगा, ऑप्शन ए बनेगा,
ठीक है ना बच्चों। तो देखिएगा बच्चों, आज इसी के साथ ना जो मैंने टॉपिक के अंदर जो चीजें थी ना वो आपको क्लियर कर दी हैं इस टॉपिक की, इनइक्वालिटी की, ठीक है ना। अब इसमें ना दो पार्ट और बचते हैं, नेगेटिव सिंबल और आपका क्या बचता है साथ ही साथ, वो आपका बचता है दूसरा कोडेड इक्वेशंस, यानी कोडेड जो आपका इनइक्वालिटीज है, कोडेड इनइक्वालिटीज, वो हम क्या है अगली क्लास में करेंगे। अब बच्चों देखो, मैंने पूरे डेमो वीडियो के दौरान आपको आसानी से क्या है पढ़ाने पर ध्यान दिया। अब मैं आपको ना कुछ इंपॉर्टेंट चीज बता देता हूं जो आपके लिए जानना जरूरी है। अब यदि आज का वीडियो आपको पसंद आया है और आप चाहते हैं कि ऐसे ही पूरी रीजनिंग मेरे साथ आप पढ़ना चाहते हैं, तो आपको सबसे पहले रेडियन लर्न स्मार्ट ऐप को डाउनलोड करना पड़ेगा, जिसके ऊपर ये पूरा फाउंडेशन कोर्स रहेगा। और इस फाउंडेशन कोर्स की जो फीस है वो भी बता देता हूं, और उसके ऊपर डिस्काउंट क्या है अवेलेबल वो भी मैं बताता हूं। इस फाउंडेशन जो आपका बैच है इसकी जो फीस है ना वो कितनी है, 999 रुपए। और बच्चों इसके अंदर मैं इतनी फैसिलिटी दूंगा जो मैंने आपको क्या है कहीं ना कहीं जो इंट्रोडक्शन बैच था, यानी इंट्रोडक्शन वीडियो था और रीजनिंग फाउंडेशन बैच का जो यूट्यूब पर ऑलरेडी अवेलेबल है, उसके अंदर मैंने डिटेल में बताया क्या क्या फीचर्स रहेंगी। तो ये आपका 999 रुपए में उपलब्ध है। अब हुआ क्या है कि इसके ऊपर मैंने सबसे पहले 600 रुपए का फ्लैट डिस्काउंट दिया था एक कूपन कोड के माध्यम से, जो कल 20 अप्रैल को क्या है आपका एक्सपायर हो चुका है। तो यानी मैं कहूं अब ये कूपन कोड आपके लिए वैलिड नहीं है। अब आपको जो कूपन कोड मिलेगा वो आपको क्या मिलेगा, मेंसा 500, जिसमें आप सीधा सीधा क्या है 500 रुपए बचा सकते हैं। 500 रुपए बचाने की मतलब क्या हुआ, ये जो 999 का कोर्स है मात्र आपको कितने में मिल जाएगा, 499 रुपए में मिल जाएगा। और बच्चों किसी को यदि ये लगे सर फीस बहुत महंगी है, तो प्यारे बच्चे मुझे मेरे कंटेंट पे भरोसा है, मैं आपको कंटेंट अच्छा दे सकता हूं। और देखो थोड़ा मेरे पास भी कुछ आएगा तभी उसकी वैल्यू निकलेगी बच्चों, नहीं तो बच्चे आपको यदि ये लगता है तो फिर मैं फॉर्मेलिटी पूरी करूंगा और जल्दी में सिलेबस कंप्लीट करवा दूंगा, वो मैं आपके साथ नहीं करना चाहता। मैंने तो ईमानदारी से यूट्यूब के ऊपर बच्चों इतना फ्री में अच्छा पढ़ाया है, तो आपको क्या लगता है आपसे पैसे लेकर मैं आपको ऐसे ही पढ़ा दूंगा? नहीं प्यारे बच्चों, कुछ तबाही देखने को आपको मिलेगी, कुछ शानदार देखने को मिलेगा, इतना बेहतरीन मैं आपको पढ़ाऊंगा। साथ ही साथ प्यारे बच्चों जो ये मेंसा 500 का जो आपका डिस्काउंट है बच्चों, वो मैं क्लियर कर देता हूं, वो केवल 27 अप्रैल तक वैलिड है, ठीक है ना। अब ये आपका पहला डेमो वीडियो आ चुका है और क्लासेस जो है ना एप्लीकेशन के ऊपर रेगुलर जो होंगी ना प्यारे बच्चों वो 28 फरवरी से होंगी। यानी आपके पास 27 फरवरी तक का समय है कि 500 रुपए का डिस्काउंट लेकर जो ये कोर्स आपको 999 रुपए में मिल रहा है उसको आप 499 रुपए में ले लो, क्योंकि उसके बाद 28 यहां पर मैं लिख देता हूं 28 फरवरी नहीं सर बच्चों 28 अप्रैल, क्योंकि 28 अप्रैल के बाद ये जो फीस है वो 999 ही रहेगी बच्चों, ये बात कंफर्म है। बाद में मत कहना सर आपने बताया नहीं, ठीक है ना बच्चों। अब थोड़ी सी इंपॉर्टेंट बात भी क्लास की भी बच्चों वो भी हम कर लेते हैं, ठीक है ना। अब जैसे मैं कहूं यहां पर हमने क्या है बच्चों, ये वाला क्वेश्चन तो आपका क्लियर हो चुका है। अब मैं आपके लिए जो इंपॉर्टेंट बात बताने जा रहा हूं उस पर ध्यान दीजिएगा बच्चों, और वो इंपॉर्टेंट बात है क्या, अब इस बात पर थोड़ा सा फोकस कीजिएगा। अब देखो बच्चों इनइक्वालिटी जितना मैंने पढ़ाया वो आपके लिए ठीक था, और इसका जो बचा हुआ पार्ट है नेगेटिव सिंबल वाले क्वेश्चन और कोडेड वाले, वो मैं अगली वीडियो में करवा दूंगा। पर बच्चों देखो साथ ही साथ आपको अपनी तरफ से भी तैयारी करनी है, और वो तैयारी क्या करनी है इस फाउंडेशन बैच के अंदर, आपको ना 3 चीजें ना मेरी याद रखनी है। वो 3 चीजें हैं क्या, ठीक है ना। अपडेट्स, सबसे पहली तो बात क्या है कि सबसे पहले जब आप वीडियो देखेंगे तो जो आप वीडियो देखेंगे उस वीडियो के जो आपके क्लास नोट्स हैं, वो क्लास नोट्स जो है ना वो आपको अपनी एप्लीकेशन के ऊपर क्या है अवेलेबल हो जाएंगे पीडीएफ की फॉर्म में, ठीक है ना। दूसरा स्टेप क्या है बच्चों, जैसे ही वीडियो देखी तो मैंने तो आपको क्लास नोट्स बना दिए, पर मैं आपको सजेशन दूंगा कि अच्छा रिवीजन तभी होगा जब आप खुद के अपने नोट्स बनाएंगे। तो आपको उन क्लास नोट्स के माध्यम से हेल्प लेकर अपनी तरफ से पॉइंट ऐड करते हुए अपने हाथों से अच्छे अच्छे नोट्स बनाने हैं, ताकि एग्जाम से पहले आप उनको आसानी से क्या है रिवाइज कर पाओ, ठीक है ना। अब फिर तीसरा काम क्या करना है, नोट्स बनाने के बाद प्यारे बच्चों मैं आपको ना साथ ही साथ जो लेक्चर ले रहा हूं उसकी प्रैक्टिस सीट आपको पीडीएफ के रूप में क्या है एप्लीकेशन के ऊपर दूंगा। तो आपको फिर वो साथ ही साथ क्या है अटेम्प्ट भी करनी है बच्चों, ठीक है ना। साथ ही साथ क्या करनी है, अटेम्प्ट भी करनी है। तो इसी प्रोसेस से आप यदि चलेंगे तो विश्वास कीजिएगा बच्चों, साथ ही साथ देखो पेंडिंग मत रखना। ये पता लगा कि चैनल उसके ऊपर एप्लीकेशन के ऊपर 8-10 वीडियो हो चुके और आपने अभी तक नोट्स बनाने स्टार्ट नहीं किए तो व्यर्थ है बच्चे।
डेली रूटीन में डेली लगभग एक सवा घंटे की वीडियो होगी, तो उस एक सवा घंटे की वीडियो को देखो, कभी कभार 40 मिनट की भी होगी, ठीक है ना। फिर साथ ही साथ 1 घंटा लगाकर क्या है नोट्स वगैरह बना लो और क्वेश्चंस के साथ ही साथ क्या है प्रैक्टिस कर लो। तो अगले 4 महीने के अंदर, 3 से 4 महीने के अंदर अंदर रीजनिंग इतनी स्ट्रांग हो जाएगी, चाहे आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, आप 100% क्या है बच्चों सिलेक्शन लेंगे ही लेंगे। रीजनिंग में तो प्रॉब्लम नहीं आएगी, ठीक है ना। और साथ ही साथ बच्चों अब हमारी अगली जो क्लास है ना वो मैंने आपको बता दिया है। रेगुलर जो अब हमारी क्लासेज होंगी वो कब से होंगी प्यारे बच्चों, 28 फरवरी से। तो अगला वीडियो अब आपको 28 अप्रैल, ये बार बार फरवरी क्यों माइंड में आ रहा है, 28 अप्रैल को अब आपको अगला वीडियो मिल जाएगा। और उसके बाद रेगुलर आपको वीडियो जो है ना वो मंडे टू सैटरडे एप्लीकेशन के ऊपर मिलते रहेंगे, यानी सोमवार से लेकर शनिवार तक हर रोज एक एक वीडियो आपको क्या है मिलता रहेगा। और जल्द ही मुझे ऐसा कुछ लगा कि मैंने एक्स्ट्रा वीडियो रिकॉर्ड कर ली है, तो मैं वो भी साथ ही साथ क्या अपलोड करवा दूंगा और साथ ही साथ प्रैक्टिस सेट भी अपलोड करवा दूंगा। क्लियर पॉइंट। इसके अलावा यदि आपको डाउट रहता है तो आप फोन नंबर पर क्या है अपना फोन करके डाउट अपना क्लियर कर सकते हैं। उम्मीद है आज का सेशन आप सभी को बड़ा पसंद आया होगा। तो चलेगा, मुलाकात होगी अगली वीडियो में कोडेड इनइक्वालिटी की वीडियो में। टिल देन टेक केयर।